प्रवर्तन और मार्शल आर्ट ट्रांसमिशन के 2 बुजुर्गों के अलावा अन्य सभी बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कियाओ फेंग को जो बात गुस्सा दिलाती है वो ये है कि वो अभी भी नहीं जानता है यहाँ अंत है, मामला क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। हालांकि उन बुजुर्गों ने उसे लंबे समय तक आश्चर्यचकित नहीं किया। वो 4 बुजुर्गों में से एक ने कहा, सबसे बड़ा पति जब कुछ करता है तो सही होता है, जब वो कुछ करता है तो गलत होता है, ऐसा करने का साहस करो। जब उन्होंने समाप्त किया तो उन्होंने कियाओ फेंग की ओर देखा और कहा, हमने आपके गिल्ड नेता की स्थिति पर चर्चा की है। मेरे साथ 3 बुजुर्ग गीत, शी और चेन सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हमें डर है कि 2 बुजुर्ग जो मेधावी सेवाओं को पारित करने और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे तब तक हमसे सहमत नहीं होंगे जब तक उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमने आज उन्हें कैद करने की योजना बनाई है और हम आपको निपटा देंगे। उसके बाद बड़े वो ने हथियार उसके हाथ में फेंक दिया। जाहिर है, जैसा कि उन्होंने कहा, वो कियाओ फेंग को इसका निपटान करने देने के लिए तैयार थे। 4 बुजुर्गों सोंग, शी, चेन और वू ने गिल्ड के नेता को धोखा दिया। उन्होंने गिल्ड के पहले नियम का उल्लंघन किया। वे कानून प्रवर्तन शिष्य थे और उन्होंने 4 बुजुर्गों को बाध्य किया। कानून प्रवर्तन बुजुर्ग बाई शिजिंग ने कहा। हाँ, कई कानून प्रवर्तन शिष्य ऊपर गए और ऊपर के सभी 4 बुजुर्गों को बांध दिया, लेकिन 4 बुजुर्गों में से किसी ने भी विरोध नहीं किया या बहस नहीं की, इसलिए कई कानून प्रवर्तन शिष्यों को बांध दिया गया। भाइयों, हाल के वर्षों में हमारे संप्रदाय ने एक बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नेता कियाओ का श्रेय है। वो दयालु और धर्मी और निष्पक्ष है। हमें उनका समर्थन करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम में से कुछ क्या तुम चर्बी से अंधे हो गए हो और सब शुद्ध हो गए हो? कानून प्रवर्तन बुजुर्ग बाई शिजिंग ने कहा। इस समय कियाओ फेंग ने भी क्वान गुआनकिंग की ओर देखा और कहा, क्वान गुआनकिंग, संपूर्ण कर्णधार, मैंने अपने भाइयों से माफी मांगने के लिए क्या किया? कृपया इसे आमने सामने सुधारें, डरो मत, चिंता मत करो। मुझे खेद है कि आपने इसे अभी तक नहीं किया है, लेकिन आप जल्द ही इसे करेंगे, क्वान गुआनकिंग ने कहा। बकवास, बाई शिजिंग ने डांटते हुए कहा, कियाओ गैंग का नेता ईमानदार और ईमानदार है। आप बस लोगों को भ्रमित करने, नेता को धोखा देने और चैंपियनशिप जीतने के लिए कुछ अफवाहों पर भरोसा करते हैं। आप इसे स्वयं बना सकते हैं। बड़ी बाई, अधीर मत होइए। पूरे नेतृत्व के नेता को इसे शुरू से अंत तक विस्तार से समझाने दें, कियाओ फेंग ने कहा। यहाँ तक कि बड़े गीत और बड़े शी भी मेरे खिलाफ हैं। कोई भी पूर्ण लोग नहीं है। कियाओ फेंग ने क्या गलत किया, कृपया बताएं। वर्ग नेता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह मेरी गलती है। मैं बाद में अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगा, शी ने कहा। चूंकि कियाओ गिरोह के नेता के पास आदेश है, पूरा ताज स्पष्ट है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, बाई शिजिंग ने कहा। क्वान गुआनकिंग ने भीड़ की ओर देखा और कहा, वाइस गैंग लीडर माँ को दूसरों ने चोट पहुंचाई थी। मेरा मानना है कि यह कियाओ फेंग का निर्देश था। कियाओ फेंग को सदमे में खड़ा देखकर क्वान गुआनकिंग ने जारी रखा, आप हमेशा डिप्टी गैंग लीडर माँ से नफरत करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि जब वो एक दिन में होंगे तो आपकी स्थिति अस्थिर होगी। बकवास, कियाओ फेंग गुस्से में चिल्लाया। हालांकि मेरा डिप्टी गैंग लीडर माँ के साथ कोई गहरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तब कियाओ फेंग ने स्वर्ग की शपथ ली। स्वर्ग और पृथ्वी, लोग और देवता एक दूसरे से सीखते हैं। यदि कियाओ फेंग ने माँ दियुआन को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया है, तो मैं टुकड़े टुकड़े होना चाहूंगा और दुनिया द्वारा अपमानित होना चाहूंगा। हाँ 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 हाँ, क्वान गुआनकिंग कियाओ फेंग की शपथ पर हंसते हैं और कहते हैं, आइए मुरोगफू को खोजने के लिए गुसू चले। आप बार बार दुश्मन से क्यों मिलते हैं? ये 3 लोग मुरोगफू के परिवार के सदस्य हैं, आप उनकी रक्षा करें। वांग युयान की 3 बेटियां क्वान गुआनकिंग की 3 बेटियां हैं। फिर उसने डुआन यू की ओर इशारा किया और कहा, वह आदमी मुरोगफू का दोस्त है, लेकिन तुम उसके भाई हो। क्वान गुआनकिंग और क्या कहना चाहते थे? डुआन यू ने बाहर आकर कहा, नहीं नहीं, मैं मिस्टर मुरोग से कभी नहीं मिला। इन तीनों में से कोई भी उनके परिवार का सदस्य नहीं है। नहीं नहीं, क्वान गुआनकिंग ने कहा, बाओदी मुरोगफू के तहत जिनफेंग विला के नेता है और मुरोगफू के तहत जुआनशुंग विला के नेता है। यदि आपने कियाओ फेंग से छुटकारा नहीं पाया तो हमने उन्हें मार डाला होगा। ये वे तथ्य हैं जो सभी ने देखे हैं। क्या आप इसे नकारना चाहते हैं? हाँ, मैंने इन 3 लड़कियों को आश्रय दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भिखारी संप्रदाय की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्रतिष्ठा को ध्यान में रखता हूँ। मैं दुनिया में हीरो नहीं बनना चाहता। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपता हूँ और कहता हूँ कि भिखारी संप्रदाय 3 कमजोर लड़कियों को धमकाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। हमारे भिखारी संप्रदाय की स्थापना के बाद से सैकड़ों वर्षों से जियानवू में लोगों द्वारा इसका सम्मान किया गया है। हम बड़ी संख्या में लोगों और मजबूत मार्शल आर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम न्याय और न्याय को कायम रखो। आप भिखारियों के संप्रदाय और 4 बुजुर्गों की प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देते हैं। कियाओ फेंग ने क्वान गुआनकिंग की ओर देखा और कहा, गिल्ड लीडर, इस तरह के कमीने के बारे में उससे बात करना जरूरी नहीं है। गिल्ड के नियमों के अनुसार उसे मार डालो, बाई शिजिंग ने कहा। हालांकि कियाओ फेंग सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, क्वान गुआनकिंग इतने सारे लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा सकता है। मुझे लगता है कि कोई और महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। जैसा कि कियाओ फेंग ने कहा, उन्होंने भिखारी संप्रदाय के कई शिष्यों की ओर देखा और कहा, भाइयों, मैंने जो किया है उसमें क्या गलत है, कृपया मुझे बताएं। लॉर्ड कियाओ, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? मैं आपसे वू चांगफेंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बेहतर होगा कि आप मुझे मार डालें। इस समय बड़े वू ने कियाओ फेंग से कहा। बुजुर्ग वू, कियाओ फेंग ने क्या गलत किया? कियाओ फेंग ने कहा। हालांकि बड़े वो ने यह नहीं कहा, जबकि अन्य बुजुर्गों को स्पष्ट रूप से अंदर की कहानी पता थी, लेकिन उन्होंने भी इसे कहने से इनकार कर दिया। कानून प्रवर्तन बुजुर्ग बाई शिजिंग ने गिरोह के नियमों के अनुसार कई बुजुर्गों को मौत की सजा सुनाई। इस समय कियाओ फेंग फिर से खड़ा हुआ और उसने उन बुजुर्गों पर वार किया जिन्हें विद्रोह में होना चाहिए था। मेरे शरीर पर सभी चाकू मेरे ही शरीर पर वार किए गए हैं, मुझे उनके लिए सजा मिलेगी।
इस समय विद्रोह में शामिल 4 बुजुर्गों ने पश्चाताप किया और कियाओ गिरोह के नेता को धोखा दिया। इस स्थिति को देखकर कियाओ फेंग को राहत मिली। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात की परवाह थी कि क्वान गुआनकिंग ने कैसे 4 बुजुर्गों को खुद को धोखा देने के लिए राजी किया। इसलिए उन्होंने क्वान गुआनकिंग से फिर से पूछा। इस समय क्वान गुआनकिंग ने अंततः कारण बताया। नागरिक अशांति को फिर से सक्रिय करने का कारण कियाओ फेंग की पहचान थी। वो भिखारियों के संप्रदाय को हु लोगों के हाथों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1139 उदास और आरामदायक नीली हवा। भिखारियों का संप्रदाय हु लोगों के हाथों में कैसे पड़ सकता है? कियाओ फेंग ने पूछा कि पिछले गुस्से की तुलना में अब वो अधिक भ्रमित है। वो समझना चाहता है कि यहाँ क्या हुआ। मैं सोम राजवंश के पहाड़ों और नदियों को कैसे तोड़ सकता हूँ? आप मुझे ये स्पष्ट करें। कियाओ फेंग ने कहा। क्वान गुआनकिंग, आपने कहा था कि आप मेरे जीवन के अनुभव की सच्चाई जानते हैं और आपने कहा था कि यह सुरक्षा से संबंधित है, भिखारियों का संप्रदाय और देश की स्थिति, लेकिन आप अभी भी सच बोलने से हिचकिचाते हैं। आप विद्रोह करते हैं और मरना अपरिहार्य है। जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं कुछ समय के लिए आपका सिर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। मैं कियाओ फेंग ये तय करना चाहता हूँ कि किसे मारना है। मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति मेरी हथेली से बच सकता है। चले जाओ। अब से भिखारियों के संप्रदाय में आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कियाओ फेंग आत्मविश्वास से कहा। कियाओ फेंग, आप शांत हैं। क्या आप वास्तव में यह नहीं जानते? कियाओ फेंग को पूर्ण मुकुट स्पष्ट देखें। मुझे क्या पता कियाओ फेंग, आप वास्तव में दिखावा कर सकते हैं, अन्यथा आप भिखारियों के संप्रदाय के नेता कैसे बन सकते हैं? क्वान गुआनक्विंग ने कहा। इसी समय भिखारी संप्रदाय का एक शिष्य तत्काल सैन्य सूचना चिल्लाते हुए घोड़े पर सवार होकर आया। कियाओ फेंग ने दूसरे पक्ष से जानकारी ले ली, लेकिन उसके पास इसे देखने का समय नहीं था। पीछे कई और लोग आ गए। उनमें से एक भिखारी संप्रदाय का बड़ा जू था, जो कियाओ फेंग से एक पीढ़ी पुराना था। कियाओ फेंग, आप उस सैन्य स्थिति को नहीं देख सकते, बुजुर्ग जू ने कियाओ फेंग से कहा। हालांकि कियाओ फेंग हैरान था। उसने अपने हाथ में मौजूद जानकारी बड़े जू को दे दी। एल्डर जू ने तुरंत सामग्री नहीं पढ़ी, लेकिन बाई शिजिंग से गिरोह के नियमों के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए कहा। वो डिप्टी गैंग लीडर माँ की विधवा को लाया। उनके पास घोषणा करने के लिए महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा उन्होंने मामले को जानने वाले कई लोगों को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया। कियाओ फेंग का संदेह अधिक गंभीर है। जाहिर है जू चांगलाओ को इसके बारे में पता है। हालांकि जब क्वान गुआनकिंग ने बड़े जू की शक्ल देखी तो वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि बड़ी जू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। फिर एक व्यक्ति के आगमन के साथ माँ देयुआन की मृत्यु और कियाओ फेंग की पहचान के बारे में बातें धीरे धीरे इन लोगों के मुंह से कही गई। जब भिखारियों के संप्रदाय के लोग खुबानी जंगल के बाहर माँ देयुआन की मौत और कियाओ फेंग की पहचान पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए तो जिक्सिया राज्य के जनरल हेलियन टिशू ने जिक्सिया अभिजात वर्ग हॉल के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और जगह को घेर लिया। हालांकि वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। हालांकि वास्तविक स्थिति यह है कि भिखारी संप्रदाय के लगभग सभी विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हैं। इसलिए हेलियन टिशू, जो भिखारियों के संप्रदाय के खिलाफ सीधे लड़ने जा रहे थे, ने अपनी कार्रवाई निलंबित कर दी और अन्य तरीकों का उपयोग करने का फैसला किया। इस समय खुबानी के जंगल में भिखारियों के संप्रदाय को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। वे अब भी जमकर चर्चा कर रहे थे। तियांताई पर्वत में मास्टर जिगुआंग के आगमन के साथ कियाओ फेंग की पहचान अंततः सामने आ गई। इससे पता चलता है कि कियाओ फेंग हान नहीं बल्कि किदान था। उनके माता पिता सेंट्रल प्लेन्स में आए और जब वे यानमैन पास से गुजरे तो अग्रणी बड़े भाई और अन्य लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। मास्टर जिगुआंग उनमें से एक थे। हालांकि ये पता चला कि उन्हें जो जानकारी मिली थी वो झूठी थी, इसलिए जो लोग इसे सहन नहीं कर सके उन्होंने भिखारियों के संप्रदाय में शामिल होने के लिए कियाओ फेंग को अपनाया। उन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक शाओलिन भिक्षु भी भेजा। बेशक कियाओ फेंग इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। आखिरकार इतने सालों तक वो हमेशा हान होने पर गर्व करता रहा और भिखारी संप्रदाय के लोगों के साथ कई किदान लोगों को मार डाला। तो अब कोई उसे बताता है कि वो हान नहीं बल्कि किदान है, वो ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? हालांकि भले ही वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, मास्टर जिगुआंग ने जो कहा वो झूठ जैसा नहीं था। जब वो बच्चा था तब भी वो ये जानता था, साथ ही पीछे पूर्व नेता का पद भी था। तो इस समय भले ही वो इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, कियाओ फेंग झिझक रहा था। अंत में कियाओ फेंग ने स्वयं इसके बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। हालांकि आज बहुत सारे पूर्ववर्ती गवाही देने आ रहे हैं, फिर भी मुझे स्वयं सच्चाई का पता लगाने की आवश्यकता है। अगर मैं इसे जानता हूं तो किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जाता हूं, कियाओ फेंग को इसका पता लगाना ही होगा। जब तक मामले का पता नहीं चल जाता मैं भिखारियों के संप्रदाय का नेता नहीं रह सकता। कियाओ फेंग अब पद छोड़ देंगे। इसके साथ ही कियाओ फेंग ने एक तरफ से कुत्ते को पीटने वाली छड़ी उठाई और कुछ समय के लिए बड़े जू को दे दी। हालांकि हर कोई नहीं चाहता कि कियाओ फेंग गद्दी छोड़े। सोंग, शी, वू और चेन, 4 बुजुर्ग जिन्होंने कियाओ फेंग का विरोध किया था, इस समय हुआंग फेंग के पक्ष में थे। हालांकि आखिरकार वे असहाय हैं। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि कियाओ फेंग एक किदान है। इसलिए अंत में कियाओ फेंग ने अपने कुत्ते को पीटने वाले कर्मचारियों को छोड़ दिया और अब भिखारियों के संप्रदाय के सदस्य के रूप में दूसरों की मदद नहीं की। हालांकि कियाओ फेंग के चले जाने के कुछ ही समय बाद जिक्सिया के जनरल हेलियन टिशू युपिंटान के लोगों के साथ आए। उनके आने के बाद भिखारी संप्रदाय के लोगों द्वारा उन्हें लगातार उकसाया जाता रहा। जाहिर है वे आने में अच्छे नहीं थे। इस समय जो लोग कियाओ फेंग के मामलों के कारण मूल रूप से 2 गुटों में विभाजित थे, एकजुट थे। हालांकि इस बार न केवल हेलियन टिशू और उनके अधीनस्थ बल्कि 4 खलनायक भी आए। वे भिखारियों के संप्रदाय को घेरने के लिए जिक्सिया अभिजात वर्ग के लोगों के साथ आए। जब हेलियन टिशू और 4 खलनायक खुबानी के जंगल के बाहर खुबानी के जंगल में भिखारी संप्रदाय के लोगों से लड़ रहे थे, उस समय जिक्सिया अभिजात वर्ग के कुछ लोग कुछ बोतलें, डिब्बे और चीजें लेकर चारों ओर बैठे थे। खुबानी का जंगल
हवा की दिशा पर ध्यान दें, कोई गलती न करे, उनमें से एक ने कहा। हाँ, दूसरों को कहना चाहिए। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों से एक बोतल खोली और उसमें से एक सफेद गैस निकली। बोतल से गैस निकलते ही खुबानी के जंगल में चली गई। हाँ चलो चलते हैं, आदमी ने स्थिति देखी और कहा। तब कार्य पूरा करने वाले ये लोग खड़े हुए और खुबानी के जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। हालांकि वे उपस्थित नहीं हुए। उनमें से एक ने सारी चीजें अपनी बोतल में नहीं डाली और बहुत सी चीजें छोड़ भी दी। हालांकि इस समय आदमी ने अन्य लोगों की तरह बोतल फेंक दी और खड़ा हो गया। इन चीजों के चले जाने के बाद जो बोतल पूरी तरह से उपयोग में नहीं आई थी वह अचानक प्रकाश की चमक के साथ बाहर आए और फिर अपने मूल स्थान से गायब हो गई। ये लोग जो छोड़ते हैं वो उदास, आरामदायक और हरी हवा है, एक प्रकार की जहरीली गैस जो लोगों को बेहोश कर सकती है। आप इसे और अधिक चतुराई से नहीं दिखा सकते। खुबानी के जंगल में जिक्सिया अभिजात वर्ग के लोगों ने पहले से ही मारक दवाई ले ली है, इसलिए ये ठीक है। भिखारियों के संप्रदाय के वे लोग और वांग युयान की लड़कियां सभी जहर से पीड़ित और बेहोश हैं। एकमात्र अन्य चीज डुआन यू है, जो अब 100 वर्ष का है। जहर आक्रमण नहीं करता है, इसलिए दुखी और आरामदायक किंगफेंग उसके लिए काम नहीं करता है। अब वो बुरी स्थिति में है। वो वांग युयान को उठाता है और लिंग बो के सूक्ष्म कदम का उपयोग करके एक घोड़े को पकड़ लेता है और भाग जाता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1140 आपके लिए विश्वास करने के लिए बहुत अधिक है। हुआन फैंग और सचिव झांग के अलग होने से पहले उन्होंने विशेष रूप से एक दूसरे से पूछा कि क्या उनसे परिचय कराने के लिए कोई अच्छी निर्माण टीम है। सचिव झांग ने वास्तव में हुआन फैंग को एक निर्माण कंपनी की सिफारिश की। कंपनी ने पहले भी कई सरकारी कारखानों से अनुबंध किया था और उसके पास समृद्ध अनुभव था। वह जानता था कि हुआन फैंग अपना मुख्यालय भवन बनाना चाहता था। सचिव टैन इस बात से बहुत चिंतित थे। आखिरकार एक बार मुख्यालय भवन किन्गई प्रांत में स्थापित हो जाने के बाद हुआन फैंग का भविष्य का निवेश फोकस भी किन्गई प्रांत में होगा। सचिव झांग ने सचिव टैन के बारे में चिंतित होने की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने हुआन फैंग को ऐसी निर्माण कंपनी की सिफारिश की और हुआन फैंग ने भी सचिव झांग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और दूसरे पक्ष से संपर्क करने की बात कही। यदि कोई समस्या नहीं है तो वह अपना मुख्यालय दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहरा देगा। सचिव झांग से फोन नंबर प्राप्त करने के बाद हुआन फैंग और सचिव झांग अलग हो गए। इस समय ये बहुत जल्दी नहीं है। आज उनका अधिकांश समय उस प्लॉट पर व्यतीत होता है जहां वो और सचिव झांग देख रहे हैं। जब हुआन फैंग शाम को अपने विला लौटता है तो वह अकेले वापस नहीं जाता है, बल्कि ली बिंगयून को अपने साथ ले जाता है। बेशक जब वो चला गया, हुआन फैंग अभी भी आसपास की स्थिति का अवलोकन करने पर ध्यान देता है। आखिरकार इस दौरान मीडिया का ध्यान ली बिंगयू पर है। यदि उसके विला में उसकी फोटो खींची जाए तो उसे नहीं पता कि क्या निकलेगा। गपशप के बारे में क्या? तुम यहाँ रहते हो? ली बिंगयून ने हुआन फैंग को एक विला के सामने रुकते देखा और उत्सुकता से पूछा। वो पहले हुआन फैंग के आवास पर गई थी। यह वो घर था जिसे उसने किराए पर लिया था। हालांकि यह बहुत बुरा नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। अब हुआन फैंग अचानक ऐसे घर से विला में बदल जाता है जो काफी अलग है। हाँ, अभी अभी आया हूँ, हुआन फैंग ने कहा। बाद में हुआन फैंग ली बिंगयू को विला में ले जाता है। हुआन फैंग को आश्चर्य हुआ कि तान मुक्सू वापस आ गई है, लेकिन अन्य महिलाएं वहां नहीं है। आज इतनी जल्दी वापस आ जाओ? हुआन फैंग ने पूछा। हाँ, तान मिक्सियो ने उत्तर दिया और फिर उसने हुआन फैंग के पीछे ली बिंगयू की ओर देखा और कहा, मिस ली यहाँ है? टैंग मुक्सू स्वाभाविक रूप से ली बिंगयू को जानता है। उस कॉन्सेप्ट के अलावा उन्होंने इसे निजी तौर पर भी देखा है। इसके अलावा हुआन फैंग का पहले ली बिंगयू के साथ अफेयर था, जो पहले भी जगजाहिर था। तान मिक्सियो को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग आज सीधे एक दूसरे को लेकर आएंगे। क्या ली बिंगयू उनमें से एक हो सकते हैं? माफ करें, ली बिंगयू ने विनम्रता से कहा। आओ बैठकर बात करते हैं। हुआन फैंग ने ली बिंगयू और तान मिक्सियो से कहा कि उन नौकरों और दासों के आदान प्रदान के बाद से हुआन फैंग को मुक्त कर दिया गया है। उसे खुद खाना नहीं बनाना पड़ता, उनमें से कुछ नौकर खाना बना सकते हैं। म्यूजू, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैंने खुद एक और मनोरंजन कंपनी स्थापित की है। मिस बिंगयू अब मेरी कंपनी में एक कलाकार है। हुआन फैंग ने तान मिक्सियो से कहा। क्या वो समय और स्थान मनोरंजन आपका है? टेंग मुक्यू ने आश्चर्य से कहा। हाल के दिनों में मनोरंजन समाचार पृष्ठ पर अभी भी कई बार समय और स्थान मनोरंजन मौजूद है। कई मनोरंजन समाचार रिपोर्ट करते हैं कि ली बिंगयू ने एक नई मनोरंजन कंपनी में शामिल हो गए हैं, इसलिए टैंग मुक्यू को भी इसके बारे में पता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट कंपनी की स्थापना हुआन फैंग ने की थी। आखिरकार हुआन फैंग एकांत में रह रहे हैं। बाद में ये जेंग शुआई ही थे जो मीडिया से निपट रहे थे। हाँ, यह अधिक समय तक नहीं चला। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। आपका स्टॉल जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, टैंग मुक्यू ने भावुक होकर कहा। हुआन फैंग के पास न केवल अपनी शराब की भट्टी है, बल्कि अपना स्वयं का सीवेज उपचार संयंत्र भी है। उन्होंने चिकित्सा बाजार में प्रवेश करने के लिए तियानजियाओ समूह में निवेश किया। अब उनके पास मनोरंजन कंपनियों में शामिल होने के लिए अभी भी ऊर्जा और पैसा है। हुआन फैंग को क्या करना चाहिए? उसके पास इतना पैसा है। जब सु यूमो की बेटी वापस आई और उसे पता चला कि हुआन फैंग ने एक मनोरंजन कंपनी खोली है, तो उनके मन में भी यही सवाल था। हुआन फैंग की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी? ये सभी महिलाएं जानती थी कि हुआन फैंग के पास अचानक 200 मिलियन युआन थे। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके पास 100 मिलियन से अधिक का एक विला खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे और हुआन फैंग निवेश करना जारी रखता है। उसके पास पर्याप्त पैसा कहाँ है? तुम्हारे पास कितना पैसा है? हुआन फैंग जी मेंगजियाओ ने पूछा। बहुत, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके लिए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। हुआन फैंग के पास अब बहुत पैसा है। हालांकि वो लगातार दक्षिण श्रीलंका के दूसरे समय और स्थान में निवेश कर रहा है। आखिरकार उसने पहले भी बहुत सारा पैसा लूटा है, इसलिए उसे कम समय में पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने? आपको नहीं लगता कि मैंने पैसा देखा है?
जी मिंगजियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ईमानदारी से कहूं तो उसके जन्म के बाद से उसे कभी भी पैसे की चिंता नहीं हुई क्योंकि वो एक बच्ची थी और उसने बहुत सारा पैसा देखा था। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि इस मनोरंजन कंपनी के अलावा मैंने 2 कंपनियां स्थापित की हैं, एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, दूसरी चेन रेस्तरां है। हुआंग फैंग ने कई महिलाओं से कहा। ऑटोमोबाइल उत्पादन, ये बहुत सारा पैसा है ना? सुयुमो ने कहा कि हालांकि वे इस उद्योग में शामिल नहीं है, लेकिन वे ये भी समझते हैं कि इसके लिए बहुत सारे पैसे और निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ये बहुत है। मुझे शुरुआती चरण में 5 बिलियन युआन का निवेश करने की जरूरत है और फिर मुझे और जोड़ने की जरूरत है। हुआंग फैंग ने कहा कि चूंकि उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में कदम रखने का फैसला किया है, इसलिए उनका उपद्रव करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा पैसा निवेश किया होगा। 5 अरब। हुआंग फैंग, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? तांग मिक्स्यू ने पूछा। जैसा मिंग जियाओ ने कहा, मैंने बैंक लूट लिया। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार उन्होंने झूठ नहीं बोला। हालांकि हुआंग फैंग की बातों पर स्पष्ट रूप से अन्य महिलाओं ने विश्वास नहीं किया। जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग को एक सफेद नजर दी और अपने चुटकुलों को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जी मिंगजियाओ भी इस वजह से नहीं दिखे। हुआंग फैंग ने उसे उसके पूरे नाम के बजाय मिंगजियाओ कहा। चिंता मत करो, मुझे अपने पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं। वास्तव में हमारे प्रांत के कई वरिष्ठ अधिकारी मेरे पूंजी स्रोत को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मेरी जांच करने के बाद कोई समस्या नहीं है। हुआंग फैंग ने कई लड़कियों को सांत्वना दी। हालांकि महिलाओं के बीच अभी भी कुछ संदेह है। आखिरकार 5 बिलियन युआन स्पष्ट रूप से पिछले 2 बिलियन युआन के समान स्तर नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि 5 अरब युआन हुआंग फैंग की सीमा नहीं है। हुआंग फैंग के पास कितना पैसा है और उसका पैसा कहां से आया, ये महिलाएं स्पष्ट रूप से भ्रमित है। हालांकि हुआंग फैंग भी कई महिलाओं के संदेह को देख सकते हैं। अब घटनास्थल पर 2 महिलाएं हैं जिनकी पहचान अभी भी अनिश्चित है। एक है जी मिंगजियाओ। हालांकि सुई युमो और तांग मिक्स्यू का इरादा खुद को उसे ले जाने देने का था, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे हैं ली बिंगयू। उसका अपने आप से अच्छा रिश्ता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वो सभी रहस्य बता सके। वे सिर्फ दोस्त हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1141 वांगफेक मोहनिया मैक्सिमा। तो यदि आप बहन यूमो के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी मिंगजियाओ ने पूछा। हुआंग फैंग ने सुयुमो की ओर देखा और कहा, बेशक, मैं अब लगातार निवेश कर रहा हूं और फिर मैं एकीकृत हो जाऊंगा। शायद मेरी कंपनी को यूमो के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में इतना समय नहीं लगेगा। सुयुमो ने खुशी से सिर हिलाया। हालांकि हुआंग फैंग ने यह नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। हुआंग फैंग ने कहा कि कोई समस्या नहीं थी, यानी कोई समस्या नहीं थी। चूंकि पैसों को लेकर कोई समस्या नहीं थी, हुआंग फैंग के पास अब इतना पैसा है और ऐसा लगता है कि उनके परिवार द्वारा रखी गई शर्तों को पूरा करना इतना मुश्किल नहीं है। और टैंग मुक्यो भी बहुत खुश है। हुआंग फैंग जितनी मजबूत होगी वो उतनी ही खुश होगी। इस तरह उसका परिवार इससे बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होगा। खाने की मेज पर माहौल बहुत अच्छा है और दूसरे ली बिंगयुन की उपस्थिति के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जी मिंगजियाओ को फिर से लगता है कि हुआंग फैंग और ली बिंगयुन के बीच कुछ हो सकता है। सो यूमो और तांग मिक्स्यू के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो जो अब हुआंग फैंग के बहुत करीब नहीं है। ये कहना और भी मुश्किल है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों हुआंग फैंग के आसपास महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखकर उसके दिल में कुछ असुविधा महसूस हुई, जो मूल रूप से उससे संबंधित नहीं थी। ये 2 लोगों सु यूमो और तांग मिक्सू के लिए भी सिरदर्द था। हालांकि उसका दिल बेवजह परेशान था। वो कहती रही कि हुआंग फैंग एक सेक्स भेड़िया था, लेकिन उसे कुछ अवसाद भी महसूस हुआ। वास्तव में जी मिंगजियाओ एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो थोड़ा उदास महसूस करता है। ली बिंगयुन इस समय उसी मूड में है। ली बिंगयुन, जो हुआंग फैंग के लिए अच्छी भावना रखते हैं, वास्तव में नहीं जानते थे कि हुआंग फैंग की पहले भी एक प्रेमिका थी। हालांकि उसके पास इस तरह का अनुमान था। उसने कभी हुआंग फैंग से नहीं पूछा, नहीं हुआंग फैंग ने मैंने इसे अपनी पहल पर कहा। आज यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि हुआंग फैंग की पहले से ही एक प्रेमिका थी और वो पहले से ही एक साथ रह चुकी थी। लेकिन जो बात उसे हैरान कर रही थी वो ये थी कि हुआंग फैंग के साथ केवल एक ही व्यक्ति नहीं रहता था, बल्कि एक से अधिक व्यक्ति भी रहते थे। जब वे खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे तो हुआंग फैंग के साथ घनिष्ठता थी, चाहे वो सुयुमो, तांग मुक्सू या बाइजियाओ हो। उनके और हुआंग फैंग के बीच संबंध छोटे विवरणों में या कुछ आंखों में असामान्य लगता है। इसने ली बिंगयुन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे नहीं पता था कि हुआंग फैंग और इन महिलाओं के साथ क्या हुआ था। हालांकि वो भ्रमित था, लेकिन ऐसे अवसर पर सीधे पूछना आसान नहीं था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फैंग का इन लड़कियों के साथ किस तरह का रिश्ता है। ये सच है कि हुआंग फैंग की एक प्रेमिका है, इसलिए ली बिंगयू का दिल थोड़ा कड़वा है। हुआंग फैंग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके दिल को छू लिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका प्रेम संबंध केवल बीमारी के बिना ही समाप्त हो सकता है। औपचारिक शुरुआत के बिना ऐसा लगता है कि यह समाप्त हो जाएगा। सु यूमो ने सोचा कि हुआंग फैंग और ली बिंगयू के बीच का रिश्ता पुरुषों और महिलाओं के बीच उसी तरह का रिश्ता था। हालांकि कुछ समय के बाद वो गलत लगता है। हुआंग फैंग की ली बिंगयू के साथ उतनी घनिष्ठता नहीं थी। इसके बजाय जब ली बिंगयुन ने हुआंग फैंग को देखा तो वो उसकी आंखों से परिचित था, जो उसकी आंखों के समान ही लग रहा था। इसमें बहुत अंतर नहीं था। इससे सुयुमो समझ जाती है कि ली बिंगयुन हुआंग फैंग का शौकीन है और हुआंग फैंग ली बिंगयुन का शौकीन नहीं हो सकता है। शायद ऐसा है, लेकिन ये सिर्फ छिपा हुआ है। हुआंग फैंग वास्तव में एक प्रेमी है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में कितने लोगों को नुकसान होगा, सुयुमो ने भावुक होकर कहा। टैंग मुक्यू और बाई जियाओ भी हैं जो अधिक बुद्धिमान है। उन्हें हुआंग फैंग और ली बिंगयू के बीच थोड़ा जटिल रिश्ता नजर आता है। इस वक्त ये कहना मुश्किल है। रात के खाने के बाद कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर आए। ये दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है और आज रात मौसम बहुत अच्छा लग रहा है।
आप आकाश में तारे देख सकते हैं। आकाश में तारे बहुत सुंदर है, काश मैं जाकर देख पाता। जी मेंगजियाओ ने आकाश में तारों की ओर देखा और कहा, देखने में कुछ भी अच्छा नहीं है, एक भी नहीं, लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है, हुआंग ने कहा। हुआन फैंग ने झूठ नहीं बोला, उसके भंडारण बॉक्स में एक प्रकार का अंतरिक्ष यान विनिमय था। उसके लिए दूसरे ग्रहों पर जाना मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कीमत बहुत महंगी है और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए हुआन फैंग इसे बदलना नहीं चाहता था। डीन ये हाँकना। जी मेंगजियाओ ने हुआन फैंग को सफेद लुक दिया। जाहिर है उसे हुआन फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अभी जो कहा बस कहा, लेकिन इसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने ली बिंगयू को देखा और कहा, मिस बिंगयू, मैंने सुना है कि आप एक नया सिंगल प्रोड्यूस करने जा रही हैं। ये कब ठीक होगा? क्या हम इसे सुन सकते हैं? बस मुझे नाम से बुलाओ, ली बिंगयून ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप एकल सुनना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। यदि आप कर सकते हैं तो ये तेज है, मैं इसे अब फिर से गा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, जी मेंगजियाओ ने खुशी से कहा। यानी सु युमो और उनकी बेटियों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। फिर ली बिंगयून ने हुआंग फैंग की ओर देखा और फिर वो धीरे से गुनगुनाया। उसके आसपास बहुत शांति थी, केवल ली बिंगयून ने गाया। जब ली बिंगयून ने गाना शुरू किया तो कई महिलाएं इस गीत से बहुत आकर्षित हुई। न केवल ली बिंगयू के उत्कृष्ट गायन कौशल के कारण, बल्कि इसलिए भी कि गीत का अर्थ दृश्य में लड़कियों के लिए बहुत मार्मिक है। वे गाने में नायिका के मूड को महसूस कर सकते हैं, जो उनके मूड जैसा है, इसलिए वे आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। एक गीत गाएं। ऐसा लगता है कि सु युमो और उनकी बेटी ने जानबूझकर या अनजाने में हुआंग फैंग पर नजर डाली। यहाँ तक कि जी मेंगजियाओ के साथ भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि हुआंग फैंग को देखने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा भी लाल था। ये बहुत अच्छा है बिंगयू, आपका गाना बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि यह एक क्लासिक गाना बन जाएगा, सु युमो ने कहा। धन्यवाद, मुझे भी ऐसा लगता है, ली बिंगयून ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, अगर यह गाना वास्तव में सफल हो सकता है तो हुआन फैंग का योगदान सबसे बड़ा है। वह टेंग मुक्यू को ली बिंगयून के अर्थ के बारे में कुछ संदेह है। हाँ, उन्होंने ये गीत लिखा और संगीतबद्ध किया। मैंने इसे अभी गाया है, इसलिए हुआन फैंग की भूमिका सबसे बड़ी है, ली बिंगयून ने कहा। ये गाना हुआन फैंग द्वारा लिखा गया गाना है। सु युमो आश्चर्य से हुआन फैंग को देखती है। हुआन फैंग, मुझे नहीं पता आपके पास ऐसे कौशल है। इस समय यहाँ तक कि जी मिंगजियाओ भी शर्मीले होने से खुद को नहीं रोक सकी और आश्चर्य से हुआन फैंग को देखा, जैसे कि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1142 नए सदस्य। मेरे पास और भी कौशल है, भविष्य में तुम्हें ये धीरे धीरे पता चलेगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई जियाओरो को ज्यादा आश्चर्य नहीं है। हुआन फैंग ने पहले भी बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल की है। उनके मन में ये गाना उस खास तरीके से भी आ सकता है। ओह, वैसे हमारे परिवार के एक नए सदस्य का परिचय कराओ, इस समय हुआन फैंग ने अचानक कहा। क्या? सुयुमो ने पूछा। उसने सोचा कि हुआन फैंग एक अन्य महिला को वापस लाने जा रहा है। हुआन फैंग थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीटी बजाई और फिर महिलाओं ने एक बड़ी काली छाया को उनकी ओर उड़ते देखा और बिना तैयारी वाली महिलाएं चिल्लाने भी लगी। डरो मत, चील तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, हुआन फैंग ने जियोयन को शीर्ष मंजिल के बीच में रुकने के लिए कहा। हुआन फैंग, क्या यह आपका पालतू जानवर है? ये किस प्रकार का पक्षी है? यह इतना बड़ा क्यों है? जी मिंगजियाओ ने छोटे बाज को देखा और पूछा। छोटा चील अब वास्तव में बड़ा हो गया है। 9 स्तर के वॉरक्राफ्ट के रक्त को अवशोषित करने के बाद इसने न केवल अपनी ताकत बढ़ाई है, बल्कि तेजी से विकास भी किया है। अब ये जमीन पर खड़ा है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा है। यदि 2 पंख खुलते हैं तो ये बिल्कुल 7 या 8 मीटर चौड़ा होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जी मेंगजियाओ कहेगी कि यह बड़ा है। ये सिर्फ एक साधारण ईगल है, हुआन फैंग ने कहा। वैसे क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि आप सितारों को देखने के लिए स्वर्ग तक जाना चाहते हैं? शायद यह आपकी मदद कर सकता है। आपका क्या मतलब है? जी मेंगजियाओ ने पूछा। हालांकि इससे पहले कि वो ये जानती, उसे लगा कि उसे एक नर्म शक्ति द्वारा उड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। फिर उसने खुद को विशाल छोटे बाज की पीठ पर बैठा पाया। फिर जैसे ही छोटे ईगल के दोनों पंख हिले, वे पहले ही उड़ चुके थे। आह! जी मेंगजियाओ डर के मारे चिल्ला उठी। उसने अवचेतन रूप से चील की गर्दन में हाथ डाला और हुआन फैंग पर चिल्लाया, हुआन फैंग, कृपया इसे रोकें। ये ठीक है, कोई खतरा नहीं है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसका इरादा जियोयन को रुकने देने का नहीं था और जल्द ही जियोयन जी मेंगजियाओ के साथ ऊंची और दूर तक उड़ रही थी और जी मेंगजियाओ की आवाज तब तक छोटी और छोटी होती जा रही थी जब तक कि वो पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। मेंगजियाओ ठीक हो जाएगा? सु युमो ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। नहीं, जियोयन बहुत स्मार्ट है और वो उसे कुछ भी नहीं करने देगी, हुआन फैंग ने कहा। आज हुआन फैंग समय और स्थान में दूसरे विला में नहीं रहना चाहता था। अब असली विला का स्थान काफी बड़ा है और ईगल्स को रखने में कोई समस्या नहीं है। विला की सुरक्षा समस्या भी है। हुआन फैंग को पेंगो ने यहाँ शाही राजधानी में पाया था। वो सुयुमो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वहाँ पहले से ही जियाओबाई है, लेकिन अगर हवा में एक चील है तो यह अधिक सुरक्षित होगा। आखिरी बात यह है कि हुआन फैंग धीरे धीरे सुयुमो को अपना रहस्य बताने के बारे में सोच रहा है। बेशक अधिक गोपनीय मामलों के लिए हुआन फैंग उन्हें धीरे धीरे बताएंगे और फिलहाल वो केवल उन लोगों को बताएंगे जिन्होंने उनके साथ संबंध स्थापित किए हैं, जैसे कि सुयुमो, बाई जियाओरो और तान मिक्सियो। क्या आप चील पालते हैं? टेन मिक्सियो से पूछा। हाँ, ये हमें समझ सकता है। ये सामान्य पालतू जानवरों की तुलना में बहुत अधिक चालाक है, हुआन फैंग ने कहा। बाई जियाओरो जियाओबाई के बारे में सोचती है। जियाओबाई की बुद्धि सामान्य पालतू जानवरों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब हुआन फैंग एक और बात से घिरा हुआ है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छोटे बाज को वापस आने में देर नहीं लगी। उतरने के बाद जी मेंगजियाओ को लगातार नीचे रखा गया।
इस समय जी मेंगजियाओ को पहले से कोई डर नहीं था। उसने उत्साहपूर्वक छोटे बाज के पंख को अपने चेहरे पर छुआ और कहा, छोटा बाज बहुत प्यारा है। बहन यूमो, आप भी बैठकर खेल सकती हैं। ये वास्तव में मजेदार है। आकाश में दृश्य बहुत सुंदर है। इसके अलावा छोटा ईगल वास्तव में प्यारा है। जी मेंगजियाओ कई लोगों के पक्ष में आई और बोली। उसके बाद उन्होंने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, हुआंग फैंग, क्या मैं बाद में स्वर्ग के लिए एक छोटे ईगल पर बैठ सकती हूँ? हाँ, लेकिन ये केवल शाम या दिन के समय ही हो सकता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होगी। हुआंग फैंग ने कहा कि वो जानते थे कि अगर बाजों को बाहरी दुनिया जानती है तो कुछ परेशानी होगी। मुझे पता है। जी मेंगजियाओ ने तुरंत सिर हिलाया। उसके बाद जी मेंगजियाओ की मजबूत सिफारिश के साथ सुयुमो और उनकी बेटी भी छोटे बाज की पीठ पर बैठ गई और आकाश में खेलने लगी। इसके अलावा छोटे बाज की पीठ बहुत चौड़ी थी। एक समय में 3 या 4 लोगों का बैठना ठीक था। इससे वे काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने आकाश में खेलने के लिए छोटे बाज का पीछा किया और आकाश से नीचे के दृश्यों को देखा। ये सभी के लिए पहली बात थी। दूसरी बार, यहाँ तक कि विमान में भी ऐसी कोई भावना नहीं है, इसलिए हर कोई बहुत उत्साहित है, बहुत देर तक खेल रहा है। उसके बाद हुआंग फैंग ने ली बिंग्यू को भगा दिया और अन्य महिलाएं नहाकर बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गई। धन्यवाद हुआंग फैंग, मैं आज रात बहुत खुश हूँ, कार में ली बिंग्यू ने हुआंग फैंग से कहा। आपका स्वागत है। मैं आपको बाहर खाने के लिए आमंत्रित करने जा रहा था। यदि आप यहाँ खाने के लिए आते हैं तो आप उपेक्षा करना अच्छा नहीं समझते, हुआंग फैंग ने कहा। मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ खाना बेहतर है। इसके अलावा बहन यूमो बहुत अच्छी है, ली बिंग्यू ने कहा। ये बोलते हुए ली बिंग्यू ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, बहन यूमो, क्या यह आपकी प्रेमिका है? जब ली बिंग्यू ने यह प्रश्न पूछा तो उनका दिल अभी भी थोड़ा असहज था। हालांकि हुआंग फैंग ने इसे छुपाना नहीं चाहा और कहा, हाँ, यूमो मेरी प्रेमिका है। बहन रो और बहन मोक्स्यू के बारे में क्या? मैं उन्हें देखता हूँ और उन्हें देखता हूँ, ली बिंग्यून ने इच्छा से कहा। मेरे साथ उनके घनिष्ठ संबंध को देखो। हुआंग फैंग ने मुस्कुराकर ली बिंग्यून को वो बात पूरी करने में मदद की जो उसने नहीं कही थी। हाँ, ली बिंग्यू ने सिर हिलाया। वास्तव में यूमो की तरह वे सभी मेरी गर्लफ्रेंड हैं, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब हुआंग फैंग के मुंह से जवाब सुना तो ली बिंग्यू चौंक गई, क्योंकि यह उसकी उम्मीद से परे था। हुआंग फैंग उत्कृष्ट थे, जिसे ली बिंग्यून स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उसे सुयुमो की बेटी में भी नेक भावना महसूस हुई। जाहिर है, सुयुमो की बेटी का जन्म भी इसी तरह हुआ, यह असामान्य है, और उनकी बातचीत से हम देख सकते हैं कि वे भी बहुत अच्छे लोग हैं। और ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति एक साथ कई महिलाओं की सेवा करने को तैयार है, जिसे स्वीकार करना ली बिंग्यू को थोड़ा मुश्किल बनाता है। हैरान हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसका कोई और मतलब नहीं था। शायद मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत अच्छा किया। इस जीवन में यूमो लड़कियां मेरे साथ रहने को तैयार है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1143 3 ऑडिशन। ये काफी आश्चर्यजनक है। बहन यूमो और बहन म्यूजू उत्कृष्ट लोग हैं, लेकिन अब वे हैं, ली बिंग्यून ने कहा। इस समय उसे स्वीकार करना अभी भी थोड़ा कठिन है। हालांकि उसने पहले भी कई पुरुषों द्वारा प्रेमियों को बाहर रखने के बारे में सुना है। आखिरकार ये गुप्त रूप से किया गया था और उसकी पत्नी से छुपाया गया था। हालांकि जब वो हुआंग फैंग पहुंची तो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। सुयुमो और उनकी पत्नी स्पष्ट रूप से एक दूसरे के अस्तित्व को जानते थे और एक ही स्थान पर छत के नीचे रहते थे। शांति से रहने से ली बिंग्यून को इस बात की सराहना होती है कि उनकी अनुभूति बदल गई है। हाँ, तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। बेशक एक निश्चित दृष्टिकोण से ये काफी नीरस है, हुआंग फैंग ने कहा। बेशक वो सुयुमो और उनकी बेटी की भावनाओं को भी समझते हैं। हालांकि वे सभी अपने अपने पक्ष में रहने के लिए सहमत थे, लेकिन उन्हें उम्मीद रही होगी कि वे केवल उनके साथ रहेंगे, केवल इसलिए कि वे खुद से बहुत अधिक प्यार करते हैं। उनके सामने ये स्थिति आ सकती है। नहीं भाई हुआंग, तुम मैल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, ली बिंग्यू ने सकारात्मक चेहरे के साथ कहा। अगर अन्य लोग ऐसा करते हैं तो वो एक दूसरे पर जमकर थूकेगी, लेकिन अब वस्तु को हुआंग फैंग में बदल दिया गया है, जिन्होंने उसे कई बार बचाया है और उसे उसके बारे में अच्छा महसूस कराया है। अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकती, यहाँ तक कि अपने दिल में भी वो हुआंग फैंग को समझाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआंग फैंग बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए वो सुयुमो लड़कियों को आश्वस्त कर सकती है, उन्हें स्वेच्छा से उसका अनुसरण करने दे, भले ही उन्हें पता हो कि उसके पास अन्य महिलाएं भी है। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि आपने जो कहा वो सच नहीं है, फिर भी धन्यवाद, हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें लगा कि यह ली बिंग्यून की जानबूझकर सांत्वना थी। मैंने जो कहा वो सच है, ली बिंग्यून ने जोर देकर कहा। मैं कुछ समय से मनोरंजन मंडली में हूँ। मैं इस मंडली में होने वाली चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए भाई हुआंग, आप वास्तव में उन लोगों से कहीं बेहतर हैं। ली बिंग्यू और हुआंग फैंग कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं और संपर्क में हैं। स्वाभाविक रूप से वे समझते हैं कि हुआंग फैंग कैसा है, इसलिए भले ही वे जानते हो कि हुआंग फैंग के कई महिलाओं के मामले हैं, हुआंग फैंग भी अपने दिल में एक आदर्श व्यक्ति है। यहाँ तक कि अगर वो सोचती है कि हुआंग फैंग जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के पास अधिक महिलाएं होनी चाहिए, तो समाज के अमीर बुजुर्ग सिर्फ पैसे के कारण हुआंग फैंग से बहुत कम क्या अन्य महिलाएं होंगी। मनोरंजन जगत में वो लंबे समय से ऐसी चीजों से परिचित है। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। वास्तव में हुआंग फैंग इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे, खासकर दिन के समय जब जेन शुए ने उनसे कुछ कहा, जिससे ली बिंग्यू का सामना करते समय उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ, और अनजाने में वो इसके बारे में अधिक सोचेंगे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर एक दूसरे को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। आपका नया गाना रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन आप आराम नहीं कर सकते। इस अवधि में आप थोड़ा थक सकते हैं। मेरे पास एक फिल्म है, स्क्रिप्ट और निर्देशक तैयार है। आप महिला का किरदार निभाएंगी। ये फिल्म होगी, यह हमारी कंपनी की पहली फिल्म होगी, हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून से कहा। जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें अच्छा आराम दूंगा।
तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ली बिंग्यू ने कुछ घबराहट के साथ पूछा। बिल्कुल, हुआन फैंग ने ली बिंग्यून के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। ये ठीक है, फिल्म कब शुरू होगी? ली बिंग्यून ने संतुष्ट होकर पूछा। जब तक फिल्म बनाने के बाद हुआन फैंग उसके साथ रह सकते हैं, वो बहुत संतुष्ट है। जल्द ही, इस सप्ताह में, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, मैं पहले से तैयार रहूंगा, ली बिंग्यून ने कहा। ली बिंग्यून को उनके निवास पर भेजे जाने के बाद हुआन फैंग अपने विला लौट आए। इस समय हुआन फैंग ने सोचा कि कई महिलाएं जिन्हें आराम करना चाहिए था, उन्हें आराम नहीं मिला और सभी हॉल में बैठी रहीं, लेकिन सभी ने अपना पजामा धो लिया और बदल लिया था। तुम्हें आराम क्यों नहीं मिला? हुआन फैंग ने संदेह से पूछा। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, आओ और बैठो, सु यूमो ने कहा। मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ कि माहौल थोड़ा गलत है? मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ कि 3 ऑडिशन है? हुआन फैंग मजाक कर रहा है और रेत पर बैठा है। आपने सही अनुमान लगाया, जी मेंगजियाओ ने कहा। बहन यूमो, वे आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आपके और ली बिंग्यून के बीच क्या संबंध है। सु यूमो ने बात नहीं की, लेकिन उसने जी मेंगजियाओ के शब्दों का खंडन नहीं किया। इसके बजाय उसने हुआन फैंग की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। जाहिर है, जी मेंगजियाओ की बातें गलत नहीं थी। बिंग्यून और मेरे बीच निश्चित तौर पर मित्रता का रिश्ता है। मैंने आपको उन चीजों के बारे में बताया है जिनके साथ हमारा पहले भी अफेयर था, हुआन फैंग ने सु यूमो से कहा। हालांकि आज हमारे लिए बर्फ के बादल को देखना और आपको देखना इतना आसान नहीं लगता। इसके अलावा जहां तक हम जानते हैं, बिंग्यून ने पिछली कंपनी छोड़ने के बाद कई पुरानी मनोरंजन कंपनियों ने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने उनमें शामिल होने से इनकार कर दिया। वो आपकी नई स्थापित कंपनी में शामिल हो गई, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा लगता है कुछ समस्याएं दिखाने के लिए। इसका क्या मतलब है? हम दोस्त हैं, मैंने पहले उसे आमंत्रित किया, वो अपने दोस्तों के सामने सहमत हो गई। इसके अलावा मेरी कंपनी उन पुराने जमाने की कंपनियों से भी बदतर नहीं है, वो मेरी कंपनी में आई, जो कि सही विकल्प है, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि ऐसी नई कंपनी में शामिल होना आखिरकार एक बड़ा जोखिम लेना है। बाई जियाओरो ने यह भी कहा, वह अब अपने करियर के उभरते चरण में है, हर कोई उसके जितना सीधा और निर्णायक नहीं हो सकता। इतना खराब भी नहीं, जी मेंगजियाओ ने भी सिर हिलाया और कहा, वो आप पर बहुत भरोसा करती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने उसे बचाया, हुआन फैंग ने कहा। कि बाद में हुआन फैंग ने कहा कि उन्होंने पहले ली बिंग्यू को बचाया था। सु यूमो और उनकी बेटी को पता था कि हुआन फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य थे और सामान्य समय में उनके पास कुछ कार्य होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग का पहला काम वास्तव में ली बिंग्यू को बचाना था। हीरो सुंदरता को बचाता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपसे प्यार करने लगेगी, टेंग मुक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पता चला है कि बर्फ के बादलों की पृष्ठभूमि ऐसी होती है। सु यूमो ने कहा कि ली बिंग्यून के जीवन के अनुभव की पृष्ठभूमि आम लोगों के लिए अज्ञात है। सु यूमो और उनकी बेटी को अब केवल हुआंग फैंग के मुंह से ही जाना जाता है। ली बिंग्यू की पृष्ठभूमि जानने के बाद सु यूमो ने सोचा, मुझे लगता है कि उसे यह विचार नहीं था, हुआंग फैंग ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, तांग ने कहा, और अन्य महिलाओं की भी यही अभिव्यक्ति है। महिलाएं महिलाओं को सबसे अच्छी तरह से जानती हैं और मिस बिंग्यून अपने विचारों को छिपाती नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि वह आपसे प्यार करती होगी, लेकिन वह आपके प्रति दयालु होनी चाहिए, सु यूमो ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है, मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1144 विवाह। ऐसा लगता है कि मैं काफी लोकप्रिय हूँ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हुआन फैंग के जवाब में सफेद आंखों के कई जोड़े थे, यहाँ तक कि जी मिंगजियाओ भी। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। आखिरकार मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है, हुआन फैंग ने कहा। एक बात मुझे कहने दो, क्या ये कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय दिवस नहीं है? मेरी बहन ने फोन किया और कहा कि वह आएगी और खेलेगी, वो शायद यही रहेगी। ओह, उसके अलावा उसकी 2 सहपाठी है, सभी महिलाएं। उसकी बहन खेलने आ रही है। हुआन फैंग को पहले से जगह तैयार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि हुआन फैंग नहीं चाहता कि वो बाहर होटल में रुके। आखिरकार बाहर रहना सुरक्षित और सुविधाजनक नहीं है। यहाँ कई खाली कमरे हैं जिनका इस्तेमाल उनकी बहन और सहपाठियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले हुआन फैंग ने सु यूमो को नमस्ते कहा होगा। तुम्हारी बहन आ रही है, वो कब आएगी और वो यहाँ कितने समय तक रहेगी? क्या हमें पहले से कुछ तैयार करने की जरूरत है? हुआन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद सु यूमो ने अचानक घबराकर कहा। न केवल सु यूमो बल्कि कई अन्य महिलाएं भी। हुआन फैंग उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव देख सकते थे। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन बस कुछ दिनों के लिए रहने आई है, वो लोगों को नहीं खा सकती, वो बहुत अच्छी है। हालांकि हमारे अन्य कमरों में कुछ बिस्तर है, आप उन्हें इन 2 दिनों में खरीद सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे दे दो, सु यूमो ने कहा। वैसे भी वो अब हुआन फैंग की प्रेमिका है। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वो भविष्य में हुआन फैंग से शादी करेगी। हुआन फैंग की छोटी बहन अब उनकी भाभी भाभी है। यह एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। कि सु यूमो को जाने देना बेहतर है। आखिरकार लड़कियां लड़कियों को समझती हैं और जानती हैं कि क्या खरीदना है। हालांकि उनकी छोटी बहन यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकती और उसे बहुत अधिक चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वे सभी अपने कमरे में वापस चले गए। रात में हुआन फैंग फिर से खुशबू और जैद चुराने गया। हालांकि इस बार क्योंकि कमरे में एक और बाई जियाओरो थी, जब हुआन फैंग सु यूमो के कमरे से बाहर आया तो वह अपने कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि बाई जियाओरो के कमरे में चला गया। बाई जियाओरो को ऐसा लग रहा था कि वह आने वाला है। मुझे नींद नहीं आई, मैं उसका इंतजार कर रहा था। इस तरह हुआन फैंग विनम्र नहीं है। उन्होंने बाई जियाओरो के साथ फिर से 300 राउंड तक लड़ाई की। उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी स्थिति में पदोन्नत होने के बाद से हुआन फैंग कुछ पहलुओं में पहले से बेहतर हो गए हैं, सौभाग्य से, अन्यथा उसके आसपास इतनी सारी महिलाओं के साथ वो अच्छा समय नहीं बिता पाता।
हुआंग फैंग, आप ली बिंगियो के बारे में कैसा महसूस करते हैं? लड़ाई के बाद बाई जियाओरो हुआंग फैंग की बाहों में लेट गई और हुआंग फैंग से आलसी होकर पूछा, क्यों? बाई जियाओरो की रेशम जैसी त्वचा को छूते हुए हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि बाई जियाओरो ने लंबे समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, लेकिन इसका उनकी त्वचा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय यह अभी भी सहज था। यदि आपके मन में उसके लिए भावनाएं हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उसे ले लें। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग के स्पर्श से इनकार नहीं किया, लेकिन खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी आपके पास पर्याप्त महिलाएं हैं और आपको इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि युमो का यही मतलब है। आह, क्यों? हुआंग फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित है। मुझे नहीं पता कि बाई जियाओरो और सुयुमो के पास यह विचार क्यों है। बेशक आपके लिए। बाई जियाओरो ने अपनी आंखें खोली और हुआंग फैंग की ओर देखा। फिर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, चीन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर अधिकारियों और सेना के बीच के रिश्ते। अन्यथा भले ही आप अधिक पैसा कमाएं, वे जड़हीन बत्तख हैं। वे बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। उनके नष्ट होने का खतरा है किसी भी समय। ये केवल मैं ही नहीं, बल्कि युमो भी है। इसलिए आपके विचार के लिए मुझे लगता है कि युमो का भी मेरे जैसा ही विचार होगा। तुम्हारा मतलब शादी जैसा है? हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो फिर इसमें और युमो के परिवार की पहले की व्यवस्था में क्या अंतर है? मैं अपनी भावनाओं में अन्य चीजों को प्रकट नहीं होने देना चाहता। निश्चित रूप से मतभेद है। युमो और उसकी बेटियां घर की व्यवस्था के खिलाफ होने का कारण यह है कि वे ऐसी नहीं है। यदि उनकी शादी आपसे तय की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वे इसके खिलाफ होंगी? बाई जियाओरो ने कहा, इसलिए वे जिस चीज का विरोध करते हैं वो शादी नहीं है, बल्कि शादी का उद्देश्य वो नहीं है जो वे चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो यह अलग है। अगर आप और बिंगियो ने एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो साथ रहने में कुछ भी गलत नहीं है। इस बिंदु पर बाई जियाओरोडुन ने कहा, बेशक यह अभी भी आप दोनों पर निर्भर है। मुख्य बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। हुआंग फैंग थोड़ा घबरा गया और यह नहीं कह सका कि वो ली बिंगियो के बारे में कैसा महसूस करता है। हालांकि ली बिंगियो जैसी अच्छी लड़की के लिए हुआंग फैंग के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी भावना है। वो पक्का है, खासकर जब से हुआंग फैंग ने अपने आसपास की महिलाओं को जाने नहीं देने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा। क्या उसके मन में लड़कियों के लिए अच्छी भावना है? यह आसान है। हालांकि हुआंग फैंग निश्चित नहीं है। वो सिर्फ ली बिंगियोन की सराहना करता है और उसे अपने दिल में पसंद करता है। इसलिए हुआंग फैंग ने आसानी से ये कहने की हिम्मत नहीं की, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हो सकता है कि आप सभी ने दूसरों को गलत समझा हो और वे मुझे पसंद नहीं करते हो। वैसे भी यह आप पर निर्भर है। देखिए, हुआंग फैंग इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते। बाई जियाओरो ने भी उलझना जारी नहीं रखा। उसके बाद दो लोग गले मिले और सो गए। अगले दिन हुआंग फैंग को गोलियांग का फोन आया, जिसमें कहा गया कि पार्टी आज रात आयोजित होने वाली है। उन्होंने हुआंग फैंग से पूछा कि क्या उनके पास समय है। हुआंग फैंग ने इसके बारे में सोचा और उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद वो कुछ समय के लिए इसके बारे में भूल गया, क्योंकि आज भी उनके पास एक और महत्वपूर्ण चीज है, यानी फैंग दाव की कास्टिंग आज से शुरू हुई। इसके अलावा कास्टिंग स्थान जियांगजू हुआंग फैंग में है, जिस पर एक नजर डालने जा रहे हैं। बेशक हुआंग फैंग खेलने नहीं गए, लेकिन जूजियो की 4 लड़कियों को अपने साथ ले गए। हुआंग फैंग ने अभी अभी नायका ली बिंग्यू पर फैसला किया और उन्होंने फैंग दाव को अन्य भूमिकाएं तय करने देने का वादा किया। इसलिए हालांकि हुआंग फैंग चाहते थे कि जूजियो की 4 लड़कियां फिल्म में भूमिका निभाएं, लेकिन उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यदि वे निर्वाचित नहीं हुए, तो हमें बस इतना ही करना है, अगले का इंतजार करें। आखिरकार ये पहली फिल्म कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हुआंग फैंग लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1145 ऑडिशन। आप कैसे हैं? हुआंग फैंग जूजियो की लड़कियों को लेने के लिए जियांगजू कला कॉलेज जाता है और फिर सीधे कोने के चयन स्थल पर जाता है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आखिरकार हमारे पास पहले इस क्षेत्र में अनुभव नहीं था, इसलिए मुझे डर है कि हम उस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। यात्री सीट पर बैठे जूजियो ने कहा। कहने का मतलब है, मैं घबराहट भरी रात में सो नहीं पाया। वो निर्देशक फैंग है, जो चीन के सबसे प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक है। मैंने सुना है कि जब उन्होंने एक फिल्म बनाई, तो वो बहुत सख्त थे और नहीं जानते थे कि यह सच है या नहीं। पीछे बैठे होंगली ने कहा, घबराओ मत, बस सामान्य रूप से हाथ हिलाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह फिल्म पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग में हमारी कंपनी ने निवेश किया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं केवल श्री फैंग को ही निर्णय लेने दे सकता हूँ। उसके बाद हमारी कंपनी सही रास्ते पर है। मैं आपको कुछ भूमिकाएं शूट करने और आपके अनुभव को बढ़ाने की व्यवस्था करूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में हुआंग फैंग भी जानता है कि जूजियो की 4 लड़कियों के लिए ऑडिशन में भाग लेना मुश्किल है। आखिरकार उनमें से किसी ने भी स्कूल से स्नातक नहीं किया है या अभिनय का कोई पूर्व अनुभव नहीं लिया है, इसलिए चुना जाना आसान नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग ने पहले से ही इन महिलाओं के चुनाव हारने की मनोवैज्ञानिक तैयारी कर ली है। हालांकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, भले ही वे चुनाव हार जाए, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा जो उन्हें दुनिया देखने का मौका देगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑडिशन होने पर भी कोई नहीं आ सकता, और ऑडिशन तो बहुत होते हैं। भविष्य में जब उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो वे और अधिक सहज हो सकेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। जू जियो अभी भी गुप्त रूप से खुद को प्रोत्साहित कर रहा है और अपने राज्य को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। ऑडिशन में उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और निर्वाचित न होने का प्रयास करना होगा। यदि वो चुने जाते हैं तो हुआंग फैंग बहुत खुश होंगे। जल्द ही कुछ लोग समय और स्थान मनोरंजन पर पहुंचेंगे। आज ये सामान्य से अधिक जीवंत है और बाहर कई पत्रकार हैं, क्योंकि इन पत्रकारों को पहले से ही पता था कि फैंग दाव एक भूमिका चुनने और एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए आज यहाँ आएंगे। ये खबर आज भी कई पत्रकारों को उत्साहित करती है।
आखिरकार आखिरी फिल्म खत्म होने के बाद से निर्देशक फैंग ने 1 साल से अधिक समय तक अभिनय नहीं किया है। कई निवेशक ब्लैंक चेक लहराते हैं और उन्हें फिल्म के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। जब तक वो निर्देशक बनने का इच्छुक है, वो चेक पर नंबर यूं ही लिख सकता है। हालांकि ऐसा होने पर भी उन्हें कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा और न ही कोई हलचल हुई। लेकिन इस बार मुझे चुपचाप एक स्क्रिप्ट मिली और अचानक घोषणा की कि मैं इसे फिर से शुरू करूंगा। ये कई पत्रकारों को कैसे उत्साहित नहीं कर सकता। साथ ही उन्हें ये जानने की भी उत्सुकता थी कि यह कौन सी कंपनी है, और इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें कंपनी का नाम पता चला। आधे महीने पहले इन पत्रकारों ने समय और स्थान मनोरंजन शब्द भी नहीं सुने थे। हालांकि ऐसी नवस्थापित नई कंपनी ने बहुत प्रयास किए हैं। सबसे पहले ये कई मनोरंजन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से अलग है। अप्रत्याशित रूप से इसने पहली पंक्ति के स्टार ली बिंग यू पर हस्ताक्षर किए। फिर जनता के इन शब्दों को मानने का अभी तक कोई इंतजार नहीं कर रहा था। जब खबर पूरी तरह से पच गई तो एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। उन्होंने फैंग को अपनी कंपनी के लिए पहली फिल्म बनाने के लिए भी कहा, जिसने लगभग सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये दो चीजें अकेले मनोरंजन उद्योग की पुरानी मनोरंजन कंपनियां हैं जो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि यह नई कंपनी बनाई गई है जिसकी पहले कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए कई पत्रकार ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी के बॉस के पास किस तरह की स्किल्स है और उन्होंने इतने कम समय में ये दोनों चीजें कैसे बना ली। वो जेन शुआई, मैंने जांच की है कि उसके पिता किंगई प्रांत में सिर्फ एक साधारण व्यवसाय है और वो किंगई प्रांत में शीर्ष पर नहीं है। पूरे देश की तो बात ही छोड़ दे, उनके पास इतना महान चेहरा और क्षमता कैसे हो सकती है। कई पत्रकार चर्चा के लिए एकत्र हुए। कौन नहीं कह सकता, ऐसी समृद्ध दूसरी पीढ़ी हर जगह है। उन्होंने ली बिंगयू को इसमें शामिल होने और फैंग दाव को निर्देशक बनने के लिए कैसे राजी किया। एक अन्य पत्रकार को भी संदेह है। हाँ, आप नहीं जानते होंगे, मेरे सर्वेक्षण के अनुसार इस समय और स्थान मनोरंजन के लिए एक से अधिक बॉस है। जेन शुआई सिर्फ चेहरे पर बॉस है, असली बॉस और कोई और। इस समय एक बुजुर्ग रिपोर्टर ने थोड़ा आत्मसंतुष्ट होकर कहा। कौन है भाई? अन्य पत्रकारों ने हड़बड़ी में पूछा कि क्या उन्होंने ये खबर पहली बार सुनी है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर असली बॉस जेन शुआई होता तो उसके पास इतना चेहरा और ऊर्जा नहीं होती। इसलिए इन पत्रकारों के मन में जेन शुआई के मेज पर कठपुतली होने की अधिक संभावना है और असली मालिक कोई और होना चाहिए। मैं यह नहीं जानता, उससे पहले भी कुछ स्वाभिमानी पत्रकार थे। इस समय उन्होंने अजीब तरीके से कहा, मैंने कई दिनों तक जांच की है। अब बिग बॉस बहुत रहस्यमय है और शायद ही कभी कंपनी में आता है, इसलिए अब तक मैंने उसकी विशिष्ट पहचान की जांच नहीं की है। काटना। कई अन्य पत्रकारों ने इस बात का तिरस्कार किया कि यदि वे एक दूसरे की विशिष्ट पहचान नहीं जानते तो समाचार बेकार होगा। इन पत्रकारों को यह नहीं पता कि जब वे चर्चा करते हैं कि समय और स्थान मनोरंजन का बड़ा मालिक कौन है, तो जिस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे हैं वो उनके सामने से गुजर गया। हालांकि क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए वे इसे नहीं पहचानते। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जू जियो के रूममेट ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। समाचार जानने वाले कुछ पत्रकारों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया है और कुछ जिन्हें ऑडिशन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन वे अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से समाचार जानते हैं और वे सभी यहाँ हैं, इसके लिए तैयार हैं, उनके मौके ले लो। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जो अपरिहार्य है। ऐसा दृश्य कई महिलाओं को और अधिक परेशान कर देता है। क्या वो झांक जिया हुआ नहीं है? वो यहाँ क्यों है? क्या ये भी ऑडिशन के लिए है? इस समय चारों ओर चीख पुकार मच गई। मेजर भी यहाँ है, वहाँ मियाओ ली भी है। चारों ओर विस्मयादिबोधक की आवाज तेज और तेज होती जा रही है और हुआंग फेंग में कई लोग भी आकर्षित हुए हैं। तब कई लोग विस्मयादिबोधक का कारण समझ जाएंगे, क्योंकि इस बार कई बड़े लोग हैं। उनमें से सभी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे छोटे यातायात छात्र भी हैं। ये लोग अब यहाँ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग चिल्लाएंगे। यहाँ तक कि खुद हुआंग फेंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कास्टिंग में फ्रंट लाइन पर इतनी सारी हस्तियां होंगी। ऐसा लगता है कि फेंग दाव का चेहरा वास्तव में छोटा नहीं है। ये घोषणा करने की शर्त पर है कि महिला नंबर 1 का स्थान निर्धारित किया गया है, अन्यथा और भी लोग आएंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1146 फेंग दाओ। भूलभुलैया बहुत सुंदर है। मियाओली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झांग शियाओ हुआ, आप सर्वश्रेष्ठ है। इन स्टार छात्रों की उपस्थिति के साथ जो प्रशंसक हर जगह इस खबर का इंतजार कर रहे थे, वे उत्साह से झूम उठे। दृश्य पहले से कुछ अधिक जीवंत था। यहाँ तक कि हुआंग फेंग के आसपास की लड़कियां भी घबराई हुई थी। ठीक है, चलो भी अंदर चलते हैं, हुआंग फेंग ने कई महिलाओं से कहा। कुआ, जू जियो ने सबसे पहले जवाब दिया और कहा, लेकिन इस समय उसका दिल और भी अधिक अथाह था। उसके पास बहुत कम अनुभव था और वो बहुत घबराई हुई थी। अब जब उसने देखा कि वो मनोरंजन जगत के बड़े सितारों के साथ एक भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, तो उसका दिल और भी घबरा गया। आराम करो और आराम करो। हुआंग फेंग ने जू जियो में बदलाव देखा और उसे सांत्वना दी। ठीक है, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। जू जियो ने सिर हिलाया और कहा कि वो पहले तो वास्तव में थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन हुआंग फेंग की सांत्वना सुनने के बाद उसने तुरंत आराम किया। फिर 5 लोगों का एक समूह कंपनी में दाखिल हुआ। हुआंग फेंग यहाँ के बॉस हैं और जू जियो और उनकी बेटी भी कंपनी के लोग हैं, इसलिए निस्संदेह यदि वे अंदर आना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हुआंग फेंग ने जू जियो को आराम करने और ऑडिशन शुरू होने का इंतजार करने के लिए कहा। वो और जेन शुआई एक बैठक कक्ष में गए। यहाँ का लेआउट थोड़ा बदल गया है, ऑडिशन साइट बाद में यहाँ होगी। हुआंग फेंग, ये फेंग दाओ है। जेन शुआई हुआंग फेंग को एक मध्यम आयु वर्ग के चाचा के पास लाता है और कहता है कि वास्तव में हुआंग फेंग जेन शुआई के परिचय के बिना फेंग दाओ को जानता है। आखिरकार फेंग दाओ एक सितारा चरित्र है। वो शायद ही कभी टीवी पर दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर मनोरंजन समाचारों के पहले पन्ने पर दिखाई देते हैं। फेंग दाओ, ये हमारी कंपनी का बॉस हुआंग फेंग है।
जेन शुआई ने भी फैंग गाइड को परिचय देने में मदद की और फिर कहा, इससे पहले मैंने आपको वो स्क्रिप्ट दी थी जो उन्होंने लिखी थी। आप कैसे हैं फैंग दाओ, हुआंग फैंग ने विनम्रता से कहा। फैंग दाओ ने सिर हिलाया, हुआंग फैंग से हाथ मिलाया और कहा, वो स्क्रिप्ट वास्तव में आपके द्वारा लिखी गई है। ये देखा जा सकता है कि फैंग की नज़र में कुछ आश्चर्य और अविश्वास है। आखिरकार स्क्रिप्ट किसी के द्वारा नहीं लिखी जाती है, खासकर जो स्क्रिप्ट उसके हाथ में होती है। यह आम लोगों द्वारा नहीं लिखा गया है। वो बिना किसी वास्तविक कौशल या जीवन के अनुभव के ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। हुआन फैंग एक अमीर परिवार का बच्चा हो सकता है, लेकिन उसे एक पेशेवर लेखक नहीं होना चाहिए। एक लेखक के रूप में हुआन फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित था कि वो ऐसा नाटक लिख सकता है। हाँ, मैंने यह अपनी इच्छा से किया, जिससे फैंग दाओजिन हंस पड़े। हुआन फैंग ने कहा कि इस समय वो बिना किसी अपराध बोध के अन्य स्थानों की चीजों को अपनी चीजों के रूप में मानने में सक्षम है। वैसे भी जहां तक मुझे पता है, दुनिया के लोगों के लिए वे स्क्रिप्ट मौलिक है। अगर किसी को शक भी हो तो कोई सबूत नहीं। आपको यह अपनी इच्छा से करना चाहिए। उन पेशेवर लेखकों को फांसी पर लटका देना चाहिए। फैंग दाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआन फैंग की शांत उपस्थिति को देखकर ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए भले ही फैंग दाओ भ्रमित हो, वो केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सकता है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो मैं आपकी कंपनी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, फैंग ने सीधे कहा। वास्तव में वो कुछ समय के लिए आराम करने जा रहा है और फिर शूटिंग के लिए एक उपयुक्त स्क्रिप्ट ढूंढेगा, और इस बार वो पहले से ही काम पर लौट आया क्योंकि उसे वास्तव में ये स्क्रिप्ट पसंद है। उसे डर है कि वो इसे मिस कर देगा और फिर एक ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढना चाहते हैं जो उनके दिल को धड़का दे। ये बहुत मुश्किल है। मुझे फैंग दाओ के साथ अच्छा सहयोग मिलने की उम्मीद है। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो कृपया मुझे बताएं। हुआन फैंग ने फैंग दाओ से कहा कि उन्हें फैंग दाओ के सीधेपन से कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उनके जैसे पद का निर्देशक पैसे से प्रभावित नहीं हो सकता। अब केवल स्क्रिप्ट ही उन्हें हिला सकती है, इसलिए हुआन फैंग को फैंग दाओ पर गुस्सा नहीं आया। फैंग दाओ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए केवल एक शर्त है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, शूटिंग के दौरान मैं केवल मेरी बात सुन सकता हूँ। आप मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्पेटियोटेम्पोरल एंटरटेनमेंट के साथ सहयोग करने का पहला मौका है। फैंग को लगता है कि चीजों को पहले से स्पष्ट करना उनके लिए अभी भी जरूरी है। इस तरह बात के सहयोग में दोनों पक्ष किसी भी असहमति के बजाय खुशी से सहयोग कर सकते हैं। यह निश्चित है, क्योंकि हमने फैंग दाओ को चुना है, हमें उस पर बहुत भरोसा है और हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हुआन फैंग ने कहा कि वो और जेन शुआई जाहिर तौर पर फिल्में बनाने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे उस तरह का कृतघ्न काम नहीं करेंगे। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद फैंग दाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हुआन फैंग का रवैया बहुत अच्छा था। हालांकि वो एक प्रसिद्ध निर्देशक है, लेकिन जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ निवेशक हमेशा उन पर उंगलियां उठाना पसंद करते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। अब हुआन फैंग इस तरह का बयान पाकर बेहद खुश है। उसके बाद ऑडिशन का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। हुआन फैंग और जेन शुआई पीछे हट गए, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपना रवैया दिखाया और उन्होंने पहले एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। फैंग के मुताबिक ऑडिशन में कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि उनके द्वारा आमंत्रित कुछ सितारे शेड्यूल के कारण पहली बार ऑडिशन में नहीं आ सकते, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा। फैंग भी फिल्म को बहुत महत्व देते हैं। स्क्रिप्ट में भूमिका अभिविन्यास के अनुसार उन्होंने कई सितारों को ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया, और मनोरंजन उद्योग में फैंग दाओ की स्थिति अभी भी बहुत ऊंची है, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करने वाले अधिकांश सितारे ऑडिशन के लिए आएंगे, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा। बिंगयुन का एकल उत्पादन कैसा चल रहा है? हुआंग फैंग और जेन शुआई उनके कार्यालय आए और कहा। बात का काम अभी भी प्रगति पर है। अनुमान है कि यह इन 2 दिनों में किया जा सकता है। मैंने सीडी डीलर से संपर्क किया है और शुरुआती चरण में 50,000 टुकड़े तराशने का इरादा रखता हूँ, जेन शुआई ने कहा। 50,000? बहुत कम, हुआंग फैंग ने सीधे कहा। कम? जेन ने कहा। हालांकि मेरे शोध के अनुसार पिछले 2 वर्षों में गायक के एकल ने 1 महीने में 12,000 टुकड़े बेचे हैं, और अब कई लोग ऑनलाइन सुनना पसंद करेंगे। मुझे ये पता है, लेकिन अभी भी 50,000 बहुत कम है, हुआंग फैंग ने कहा। बेशक वो जानते हैं कि अधिक से अधिक लोग रिकॉर्ड खरीदने के बजाय इंटरनेट पर गाने सुनना पसंद करते हैं। हालांकि हुआंग फैंग को ली बिंगयुन के एकल पर भरोसा है, न केवल इंटरनेट पर खेल की मात्रा बल्कि रिकॉर्ड की बिक्री भी। आखिरकार क्लासिक गाने संग्रह के लिए मूल्यवान है, और जो लोग संग्रह करना पसंद करते हैं वे संग्रह के लिए रिकॉर्ड खरीदकर बहुत खुश होते हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1147 ऑडिशन पास करना। आप कितनों को तराशना उचित समझते हैं? जेन शुआई ने पूछा। आइए पहले 5 लाख टुकड़े तराशें। इसके अलावा चलो वहां तैयार हो जाएं। हम किसी भी समय और टुकड़े तराशेंगे। हुआंग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि यद्यपि उन्हें ली बिंगयुन के रिकॉर्ड पर भरोसा था, आखिरकार उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अंततः 5 लाख टुकड़े चुने। भले ही वे बेचे न जा सके, वे बहुत अधिक नहीं खोएंगे। 5 लाख? क्या ये बहुत ज्यादा होगा? जेन शुआई ने पूछा। इससे पहले उन्होंने अभिलेखों के बिक्री बाजार की जांच की थी। यह अच्छा होगा यदि वो प्रति माह 20,000 पीस बेच सके। आखिरकार इंटरनेट पर गाने सुनना बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा कई पायरेटेड भी है, इसलिए उन्होंने शुरुआत में 50,000 टुकड़े तराशने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह बहुत है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि गाना अच्छा है, अन्यथा वो और भी कम होगा। ये सिर्फ इतना है कि जेन शुआई को उम्मीद नहीं थी कि गाने में हुआंग फैंग का आत्मविश्वास इतना शानदार था कि उन्होंने तुरंत अपना आंकड़ा 10 गुना तक दोगुना कर लिया। ज्यादा नहीं, मेरा विश्वास करो, शायद ये पर्याप्त नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। वैसे बिंगयुन जल्द ही एक फिल्म बनाने जा रही है। उसके जाने से पहले मैं उससे अंग्रेजी संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए कहूंगा। आपको इसे तैयार करना चाहिए। ली बिंगयू का अंग्रेजी स्तर खराब नहीं है। हुआंग फैंग इस तरह के एकल में बहुत आश्वस्त है, इसलिए उनका लक्ष्य न केवल घरेलू बल्कि विदेशी बाजार भी है। इसके अलावा जब उन्हें ये गाना मिला तब इसके कई वर्जन थे, इसलिए अंग्रेजी वर्जन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। जेन शुआई ने कहा कि हालांकि उन्हें लगा कि हुआंग फेंग की प्रगति थोड़ी बड़ी थी। आखिरकार वे अभी स्थापित हुए थे और हुआंग फेंग को अभी तक चीन में पैर नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने विदेशी देशों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जेन शुआई ने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वह भी बाहर जाकर सफलता हासिल करना चाहता था। सफलता के मामले में भले ही यह विफलता हो, कुछ नुकसान बहुत बड़े नहीं होंगे। बिग बॉस हुआंग फेंग फेंग की तो बात ही छोड़ दे, इस बात से सहमत थे। निस्संदेह वो अब कोई आपत्ति नहीं करेगा। उसके बाद हुआन फेंग ने जेन शुआई से कंपनी की प्रदर्शनी के बारे में बात की, क्योंकि वो कुछ दिनों में विदेश जा सकते थे और उन्हें नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे। इस बार वो ऑटोमोबाइल बाजार की जांच करने और उत्पादन लाइन पेश करने जा रहे थे, जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इसी समय कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। जेन शुआई दरवाजा खोलने गई और अंदर आई, लेकिन जू जियो उत्साहित थी। हुआंग फेंग, मैंने ऑडिशन पास कर लिया। जैसे ही जू जियो अंदर आया, वो हुआंग फेंग के पास गया और आश्चर्य से बोला। इस तस्वीर को देखकर जेन शुआई ने होशपूर्वक कार्यालय छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि जाने से पहले उसने जियान हुआंग फेंग की आंखें निचोड़ ली। इस समय हुआंग फेंग को जेन शुआई की परवाह नहीं थी। जू जियो सीधे उसके पास पहुंचा। हुआंग फेंग ने अपने हाथ खोले और जू जियो को गले लगाया। हुआंग फेंग, मैं पास हुआ, और फेंग दाओ ने सिर हिलाया। जू जियो ने हुआंग फेंग की बाहों में उत्साह से कहा। जू शियो भी ऑडिशन पास करने से हैरान थी। आखिरकार, हालांकि वो प्रमुख भूमिका या यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका के लिए ऑडिशन नहीं दे रही थी, वो कई लोगों के लिए ऑडिशन दे रही थी, जिनमें समृद्ध अभिनय अनुभव वाले लोग और कुछ ट्रैफिक वाले लोग शामिल थे। तो इस मामले में जू जियो ऑडिशन पास करके बहुत खुश है। इसके अलावा ये फिल्म में भाग लेने का उनका पहला मौका है और यह उनके जीवन की पहली भूमिका है। इसके अलावा ये भूमिका वो नहीं है जिसे हुआंग फेंग पिछले दरवाजे से आने में मदद करने जा रहे हैं, इसलिए वो और भी अधिक उत्साहित है। बारिश को संजोना बहुत अच्छा है, बधाई हो। हुआंग फेंग को ये कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि वास्तव में वो इस बार जू जियो की महिलाओं के बारे में आशावादी नहीं है। आखिरकार उनके पास कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा इस समय के निर्देशक भी एक प्रसिद्ध निर्देशक है और आवश्यकताएं बहुत सख्त है, इसलिए हुआन फेंग पहले भी जू जियो के बारे में सोचते रहे हैं। यदि वो असफल हो जाता है तो वो उसे कैसे सांत्वना दे सकता है। अप्रत्याशित रूप से लड़की अपनी ताकत के साथ इतनी प्रतिस्पर्धी है। हालांकि कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन हुआन फेंग उसके लिए बहुत खुश है। बहाव, जू जियो ऊपर देखता है और हुआन फेंग के मुंह को चूमता है और कहता है, हुआन फेंग, धन्यवाद। मैंने जो किया और जो नहीं किया उसके लिए धन्यवाद। ये सब आपके अपने प्रयासों का परिणाम है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, अगर आप सिर्फ मुझे चूमना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। जू शियो ने हुआंग फेंग की बात सुनी और लाल चेहरे के साथ कहा, अगर आपने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता और मुझे यह अवसर नहीं दिया होता तो मैं सफल नहीं होता। कभी कभी जो लोग अपनी परवाह करते हैं वे बहुत प्रोत्साहन दे सकते हैं। जू जियो को हुआंग फेंग की बहुत परवाह है, इसलिए हुआंग फेंग के सांत्वना के शब्द बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा जू जियो हुआंग फेंग को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए आज का प्रदर्शन इतना अच्छा है और यहाँ तक कि उनमें से कुछ अक्सर लहराते हैं जो उनकी भूमिका की ओर जाता है। इसलिए जू जियो के विचार में यदि वो पास हो सकता है तो ये हुआंग फेंग के कारण है। ठीक है, ये सब आपकी अपनी कुशलता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर आप ऑडिशन पास कर लेते हैं तो आप कलाकारों के साथ चले जाएंगे। क्या आपके स्कूल में कोई समस्या है? कोई बात नहीं, जू ने कहा, यह आखिरी साल है और स्कूल सभी को बाहर आकर नौकरी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। हालांकि शुरुआत में वो कला में प्रमुख नहीं थे, उनका अंतिम वर्ष वास्तव में एक इंटर्नशिप था। बेशक, स्नातक थीसिस अभी भी तैयार करने की जरूरत है। जल्द ही जू के 3 रूममेट से खबर आई। हालांकि वे जू की तरह भाग्यशाली नहीं थे, वे सभी हार गए। हालांकि उनमें से कुछ निराश थे, फिर भी वे बहुत हतोत्साहित नहीं थे। आखिरकार उनके आने से पहले, खासकर इतने सारे सितारों को ऑडिशन के लिए आते देखने के बाद, वे असफल होने के लिए तैयार थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि जू जियो ने ऑडिशन पास कर लिया है तो वे भी जू जियो के लिए बहुत खुश हुए। उन्होंने जू जियो को चिल्लाकर उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करने और जश्न मनाने के लिए कहा। जू जियो ने भी मना नहीं किया। उन्होंने हुआंग फेंग से पूछा कि क्या उनके पास साथ में समय है। हुआंग फेंग ने इसके बारे में सोचा या इनकार कर दिया, क्योंकि आज रात उसकी एक पार्टी थी और उसने गो लियांग से वादा किया था। ऐसा अनुमान है कि गो लियांग ने पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों को भी बताया था, इसलिए हुआंग फेंग ने नियुक्ति नहीं तोड़ी। जू शियो निराश था कि हुआंग फेंग नहीं आ सका। हालांकि जब उसने हुआंग फेंग का स्पष्टीकरण सुना तो उसे राहत मिली। आखिरकार हुआंग फेंग का दूसरों के साथ पहले से जुड़ाव था, इसलिए वो हुआंग फेंग को इसे तोड़ने नहीं दे सकता था। जू जियो की चौथी बेटी के लिए ऑडिशन खत्म हो गया है। हालांकि फेंग दाओ के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। अभी भी उनके द्वारा आमंत्रित कुछ लोग हैं जो नहीं आए हैं। ली बिंगयू को छोड़कर उन्होंने जो भूमिकाएं तय की हैं वे जू जियो जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1148 सफाई संयंत्र। दोपहर के समय हुआंग फेंग और जेन शुआई ने फेंग को रात के खाने पर आमंत्रित किया। रात्रि भोज में ली बिंगयुन और जू जियो भी शामिल हुए। हुआंग फेंग की उपस्थिति के कारण ली बिंगयुन और जू जियो के बीच कोई संघर्ष नहीं था। वे जानते थे कि हुआंग फेंग उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। इसके अलावा फेंग की प्रतिष्ठा भी सकल में बहुत अच्छी थी। इस तरह के रात्रिभोज में भाग लेने के लिए उनके पास कोई संघर्ष नहीं था। महिलाओं के लिए ये सब अच्छा है। ये केवल अब है कि फेंग दाओ को पता है कि जू जियो हुआंग फेंग कंपनी के एक कलाकार हुआ करते थे और उनके हुआंग फेंग के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, जिससे फेंग दाओ बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार हुआंग फेंग ने अपने और जू जियो के बीच संबंधों के कारण जू जियो को प्रोडक्शन टीम में शामिल करने के लिए दबाव नहीं डाला। जू जियो अपनी इच्छा से शामिल हुए। इस तरह फेंग दाओ का हुआंग फेंग और जू जियो पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
जहां तक ली बिंगयू की बात है, फेंग दाओ ने भी पहले उनके साथ काम किया था। जहां तक ली बिंगयून की बात है, जिसके पास क्षमता, प्रसिद्धि और कोई दिखावा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करता है। इसके अलावा जेन शुआई, जो माहौल को समायोजित कर सकते हैं, एक सहज रात्रिभोज करने में सक्षम थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान माहौल बहुत अच्छा था। एक और प्रकरण था, यानी फेंग दाओ का मनोरंजन करने के लिए हुआंग फेंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शराब जियानियांग की सीमित आपूर्ति थी, जबकि फेंग दाओ एक ऐसा व्यक्ति था जो पीना पसंद करता था। एक बार जब उसने शराब पी तो उसे उससे प्यार हो गया। वो जानता था कि शराब हुआंग फेंग की फैक्ट्री में बनाई गई थी, और जब ये बाहरी दुनिया को नहीं बेची गई तो फेंग दाओ ने हुआंग फेंग से कुछ बोतलें मांगी। बेशक हुआंग फेंग मना नहीं करेंगे। इस सीमित उत्पादन जियानियांग का उपयोग मूल रूप से लोगों को फेंग दाओ में भेजने और मेहमानों के मनोरंजन के लिए किया गया था। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। भले ही फेंग दाओ ने अपना मुंह नहीं खोला, वो इसे खुद भेज देंगे। इस तरह के एक एपिसोड के साथ फेंग दाओ के पास हुआंग फेंग की बेहतर धारणा है, और इसलिए हुआंग फेंग से सहमत हैं कि जू जियो अपनी भूमिका निभाने के बाद चालक दल से बाहर निकलने के बिना पालन करना जारी रख सकता है, और फिर देख सकता है कि अन्य लोग इसे कैसे निभाते हैं, और उसकी शंकाओं का उत्तर देने में उसकी मदद कर सकता है। फेंग दाओ के वादे ने हुआंग फेंग और जू जियो को बहुत उत्साहित कर दिया। आखिरकार ये जू जियो का पहला प्रदर्शन था, इसलिए अनुभव की निश्चित रूप से कमी थी। इस बार क्योंकि इसे फेंग दाओ द्वारा निर्देशित किया गया था, समूह में कुछ पुराने कलाकार होने चाहिए। इस तरह जू जियो के पास देखने और सीखने के लिए बहुत समय होगा, जिससे निश्चित रूप से उसके अभिनय कौशल में सुधार होगा। इसके अलावा फेंग दाओ को तो छोड़ ही दें, वो व्यक्तिगत रूप से जू जियो को निर्देश देंगे, जो और भी दुर्लभ है। फेंग दाओ को पता नहीं है कि उन्होंने कितने नाटकों का निर्देशन किया है, और उनका अनुभव काफी समृद्ध है। यहाँ तक कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अभिनेताओं के लिए भी उनकी सलाह लेना बहुत मुश्किल है। जू जियो जैसे नए लोगों की तो बात ही छोड़ दें, जो अब और भी मुश्किल है। इसलिए फेंग की प्रतिबद्धता जू जियो के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह उनकी भविष्य की प्रदर्शनियों के लिए बहुत मददगार होगी। मेहमानों और मेजबान के आनंद लेने के बाद रात्रि भोज का समापन होता है। हालांकि हुआंग फेंग की लड़कियों के लिए यह एक बेहतरीन फसल है। दोपहर में हुआंग फेंग ली बिंगयून के साथ हॉट बीट का अंग्रेजी संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए गए। मूल रूप से हुआंग फेंग चाहते थे कि उनके जाने से पहले ली बिंगयू रिकॉर्ड करे। हालांकि ली बिंगयू ने कहा कि वो अच्छी स्थिति में है, इसलिए उन्होंने अभी रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि हुआंग फेंग भी साइट पर होना चाहिए। बेशक हुआंग फेंग ने ली बिंगयू के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्हें ये ठीक से समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने ली बिंगयू के साथ एक एकल रिकॉर्ड किया। और केवल ली बिंगयू ही जानती है कि जब वो ये गाना गाती है तो जब तक वो हुआंग फेंग को देखती है तब तक वो इसे पूरी तरह से गा सकती है, क्योंकि जब वो हुआंग फेंग को देखती है तो वो खुद को और हुआंग फेंग को गाने में ले आएगी, और वो जो गाना गाती है वो सिर्फ अपने कौशल दिखाने और बीमारी के बिना विलाप करने के बजाय अधिक भावनात्मक होगा। ली बिंगयून की रिकॉर्डिंग अभी भी बहुत सहज है। हालांकि यह मंदारिन में नहीं है, अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें ज्यादा बाधाएं नहीं है। इसके अलावा उसकी आवाज से हुआंग फेंग भी बहुत शुद्ध महसूस करती है। रिकॉर्डिंग के बाद हुआंग फेंग और जू जियो चले गए, और जेन शुआई के उच्च वेतन वाले रिकॉर्डिंग इंजीनियर को बाद का काम करने के लिए छोड़ दिया। क्या वो जू जियो भी आपकी महिला है? वापस जाते समय ली बिंगयून ने अचानक हुआंग फेंग से पूछा। हाँ, हुआंग फेंग पहले तो दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली बिंगयून अचानक ये सवाल पूछेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि ली बिंगयून को पहले से ही पता है कि उसके पास कई महिलाएं हैं। अब वो जानता है कि उसके पास एक और है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। निश्चित रूप से हुआंग फेंग की बातें सुनने के बाद ली बिंगयून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर हिलाया और सीधे आगे बढ़ गए, जिससे हुआंग फेंग थोड़ा भ्रमित हो गए। वो नहीं जानता था कि ली बिंगयून का क्या मतलब है। हालांकि ली बिंगयू स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग को बताना नहीं चाहते थे। दोनों कार्यालय हॉल में लौटने के बाद वे हुआंग फेंग से अलग हो गए। हुआंग फेंग ने इसके बारे में सोचा और सोचा कि वह यहीं रहेगा। उसने जेन शुआई से कुछ कहा और पहले चला गया। समय और स्थान मनोरंजन छोड़ने के बाद हुआंग फेंग सीधे उपनगर में कारखाने में जाएंगे। आखिरकार ये लंबे समय से खाली है, इसलिए हुआंग फेंग की कार उत्पादन लाइन में जाने से पहले इसे पहले साफ किया जाना चाहिए, और फिर कार उत्पादन लाइन डालने से पहले कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। आज ये सिर्फ सफाई है। हुआंग फेंग ने कल कुछ सफाई कर्मियों से संपर्क किया। अगले कुछ दिनों में वो व्यापक सफाई करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है, इसलिए ये कुछ समय तक खत्म नहीं होगा। युवा गुरु, आप यहाँ हैं। जब हुआंग फेंग अभी अभी आया तो एक आदमी उसकी ओर दौड़ रहा था और उसके पास चुप रहा था। कुआ, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और फिर उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में कार्यशाला क्षेत्र में प्रवेश किया। यह आदमी हुआंग फेंग द्वारा बदला गया गुलाम था। व्यवसाय में अभी भी उनमें कुछ क्षमता थी। हुआंग फेंग ने इसे बाद में प्रबंधन के लिए उसे देने की योजना बनाई। इस व्यक्ति के अलावा हुआंग फेंग ने व्यवसाय के लिए कुछ प्रतिभाशाली लोगों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ और पैसे खर्च करने की भी योजना बनाई है। आखिरकार उसका स्टॉल बड़ा होता जा रहा है और वह अपने आसपास मदद की जरूरत से बच नहीं सकता। संपर्कों के संदर्भ में उसके पास कोई लाभ नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका भंडारण बॉक्स के माध्यम से इस पहलू में कुछ दासों का आदान प्रदान करना है। यहाँ सफाई कैसी है? हुआंग फेंग ने चलते हुए पूछा। इसका केवल 1/3 हिस्सा ही साफ किया गया है, दास ने उत्तर दिया। इसके अलावा जब मैं कारखाने की मरम्मत के लिए किसी की तलाश कर रहा था तो मैं उसके संपर्क में आया, लेकिन अंतिम रिफिटिंग करने से पहले मुझे उत्पादन लाइन के पैमाने और शैली का निर्धारण करना था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं 1149 इंजीनियरिंग पर। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन्हें उत्पादन लाइन देखने के लिए जल्द से जल्द विदेश जाने का समय निर्धारित करना होगा।
हालांकि हुआन फेंग ने सचिव टैन से वादा किया था कि वो अपने एनोरेक्सिक रिश्तेदारों को खाना पकाने में मदद करेगा, इसलिए अब छोड़ना अच्छा नहीं है। यदि वो अभी अभी विदेश गया था तो सचिव टैन ने उससे वहां संपर्क किया, लेकिन वो वहां नहीं था। यह अनुमान लगाया गया है कि दूसरा पक्ष सोच सकता है कि वो उसके साथ चालें खेल रहा है। मैं जल्द से जल्द उत्पादन लाइन की समस्या का समाधान करूंगा। सबसे पहले आपको कुछ प्रारंभिक सुधार करने की आवश्यकता है, हुआन फेंग ने कहा। मैं देख रहा हूँ, युवा मास्टर। उसके बाद हुआन फेंग ने कारखाने में घूमकर देखा। सफाईकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे थे और सुधार कारखाना बहुत व्यस्त था, क्योंकि फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए फिलहाल कुछ भी खूबसूरत नहीं है। हालांकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति सुदूर है और लाभ रहित नहीं है, कम से कम यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत अच्छा है। वैसे मैं यहाँ एक छात्रावास बनाने की व्यवस्था करूंगा। आप देख सकते हैं कि यह कहाँ उपयुक्त है, हुआन फेंग ने कहा। एक कार फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी होने चाहिए, हजारों या दसियों हजार लोग भी संभव है। इतने सारे लोगों के साथ हुआन फेंग निश्चित रूप से शयनगृह भवनों का निर्माण करेगा। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि इसमें इतने सारे लोग रह सकेंगे, कम से कम इससे कुछ लोगों की आवास समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है। थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद हुआन फेंग फिर से शहर पहुंचे, क्योंकि निर्माण कंपनी के बॉस ने उन्हें आज दोपहर मुख्यालय भवन के निर्माण के बारे में बात करने के लिए कहा था। सचिव झांग द्वारा हुआन फेंग को बताई गई जानकारी के अनुसार निर्माण कंपनी का बॉस भी संबंधित है, अन्यथा उनसे इतनी फैक्ट्रियां प्राप्त करना असंभव है। हालांकि फिर भी बॉस कंपनी की ताकत अभी भी है और निर्मित भवन में कोई गुणवत्ता की समस्या नहीं है, इसलिए सचिव झांग दूसरे पक्ष को हुआन फेंग की सिफारिश करेंगे। और हुआन फेंग एक कॉफी शॉप में एक दूसरे से मिले। बॉस का उपनाम लियू था। हुआन फेंग को देखने आने से पहले वो वास्तव में सचिव झांग से हुआन फेंग की पहचान जानता था। हालांकि उनके कुछ संबंध थे। हुआन फेंग सचिव टैन और सचिव क्यू के सामने लाल व्यक्ति थे। उसने स्वाभाविक रूप से उसे अपमानित न करने का साहस किया। जब वो मिले तो सावधान रहे। हालांकि जब हुआन फेंग मुख्यालय भवन का निर्माण करना चाहते थे तो उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे कई प्रोजेक्ट किए हैं और इस क्षेत्र में उनके पास समृद्ध अनुभव है। इसलिए हुआन फेंग की आवश्यकताओं को सुनने के बाद बॉस लियू ने हुआन फेंग को आश्वासन दिया कि वो एक सप्ताह के भीतर चित्र तैयार कर सकते हैं। यदि हुआन फेंग संतुष्ट नहीं था तो वो संशोधित करना जारी रख सकता था। यदि संतुष्ट हो तो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम समय में गुणवत्ता और मात्रा में परियोजना पूरी हो। हुआन फेंग बॉस लियू के रवैये से बहुत संतुष्ट है। हालांकि सुई युमो की मां ने उसे 3 साल का समय दिया था। हुआन फेंग 3 साल अकेले नहीं बिताना चाहता था। वो इस लक्ष्य को कम से कम समय में हासिल करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक गुणवत्ता आश्वासन के मामले में यदि गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी जा सकती है तो हुआन फेंग बॉस लियू का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते, भले ही समय बहुत कम हो। दोनों पक्षों के बीच बातचीत बहुत सुखद रही। बॉस लियू हुआन फेंग के प्रति बहुत विनम्र थे। उन्होंने हुआन फेंग द्वारा सामने रखे गए कुछ विचारों और आवश्यकताओं को भी दर्ज किया। इस मामले में चित्र डिजाइन करते समय उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यालय भवन के बारे में बात करते समय हुआन फेंग ने बॉस लियू से यह भी कहा कि वो कई छात्रावास भवन बनाना चाहते हैं। बेशक बॉस लियू को कोई समस्या नहीं है। वर्षों की प्रदर्शनियों के बाद उनकी निर्माण कंपनी छोटी नहीं है। भले ही वो एक ही समय में हुआन फेंग की 2 परियोजनाएं शुरू करते हो और उनके हाथ में अन्य परियोजनाएं हो, ये ठीक है। इसके अलावा भले ही पर्याप्त लोग न हो, वो कुछ अन्य इंजीनियरिंग कर्मियों को हुआन फेंग में स्थानांतरित कर देगा। आखिरकार हुआन फेंग की एक अलग पहचान है और वो निश्चित रूप से उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। बॉस लियू के साथ बातचीत करने के बाद हुआन फेंग ने रुइजी सीवेज उपचार उपकरण विनिर्माण संयंत्र की ओर प्रस्थान किया। हुआन फेंग में अधिक से अधिक उद्योगों के साथ वो कुछ समय से यहाँ नहीं आए हैं। पिछली बार की तुलना में यहाँ बदलाव काफी बड़ा है। स्टाफ भी शुरुआत में दर्जनों लोगों से लेकर अब सैकड़ों लोगों तक है और इसका पैमाना अभी भी बढ़ रहा है। रुइजी की उत्कृष्ट गुणवत्ता और गोलियां के निरंतर प्रयासों के साथ अब रुइजी सीवेज उपचार उपकरण इस उद्योग में पूरे प्रांत का अग्रणी बन गया है। बाजार हिस्सेदारी के साथ इतने कम समय में निरंतर सुधार प्राप्त किया जा सकता है, ये पैमाना, ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये एक चमत्कार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सचिव टैन इस स्थान को इतना महत्व देते हैं। इससे पहले वो यहाँ खुद निरीक्षण करने भी आए थे। हालांकि ये जानने के बाद कि हुआन फेंग यहाँ का बॉस है और यहाँ की स्थिति है, वो यहाँ नहीं आया। हालांकि अगर वो यहाँ नहीं आए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग नहीं आए। उनके निर्देश के तहत अभी भी ऐसे नेता थे जो निरीक्षण करने आए थे और मूल्यांकन बहुत अधिक था। आप यहाँ हैं, 1 मिनट रुकिए, हम इस दस्तावेज के बाद जाएंगे। हुआन फेंग के आने के बाद वो सीधे गो लियांग के कार्यालय गए। इस समय गो लियांग अभी भी व्यस्त थे। गो लियांग पहले की तुलना में थोड़ा पतला है, लेकिन पूरा व्यक्ति अधिक ऊर्जावान है। वो पिछले कुछ पालने वालों से अलग है। अब उनका स्वभाव काफी शांत है। हुआन फेंग अपने शरीर में कुछ ऊपरी स्तर के लोगों की गति को भी महसूस कर सकता है। थक गए? आप रुकने और आपकी मदद करने के लिए कुछ लोगों को क्यों नहीं ढूंढते? हुआन फेंग ने पूछा। यह अभी भी प्रबंधनीय है। जेन शुए ने भी ऊपर नहीं देखा। जब तक उन्होंने दस्तावेज को पढ़ना समाप्त नहीं कर लिया तब तक उन्होंने दस्तावेज को नहीं देखा। उन्होंने हुआन फेंग से कहा, मुझे अफसोस है कि रोलान को मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मैं एक सचिव की भर्ती करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे सीधे खारिज कर दिया। अरे, आप कहते हैं सचिव ढूंढने में क्या हर्ज है क्योंकि मेरा भाई इतना व्यस्त है? गो लियांग की शिकायत देखकर हुआन फेंग ने मजाक में कहा, आपको एक खूबसूरत महिला सचिव की तलाश होगी। यदि आप एक पुरुष सचिव की तलाश करेंगे तो लैन को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किस पुरुष बॉस को पुरुष सचिव की तलाश में देखते हैं? गो लियांग ने गुस्से में कहा, फिर खड़ा हुआ और हुआन फेंग से कहा, ठीक है, मेरा काम हो गया, चलो चलते हैं। ठीक है, हुआन फेंग ने कहा, वैसे आज रात कौन आएगा? कितने लोग हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन 10 से अधिक लोग होने चाहिए। मुझे अभी पता चला है कि हमारी कक्षा के इतने सारे लोग जियांगजू में रुके हैं। गो लियांग ने कहा।
जब हमने विश्वविद्यालय से स्नातक किया तो हम सभी अलग अलग स्थानों पर गए। सामान्य समय में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने वालों के अलावा ये पूछने वाले बहुत से लोग नहीं थे कि अन्य लोग किस इकाई में काम करने गए थे। इसलिए गोलियांग को अब केवल ये पता है कि जियांगजू में कई सहपाठी हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1150 शाओबिंग। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी कार में बैठे। गोलियांग अपनी कार खुद चलाने के बजाय सीधे हुआंग फेंग की कार में चढ़ गए। उनके शब्दों में, यदि आप इतनी अच्छी कार नहीं लेते हैं और अपनी टूटी हुई कार चलाते हैं तो आप अपराधबोध की तलाश में हैं। पार्टी का स्थान फेनिगुआ होटल है, जिसे हुआंग फेंग भी जानते हैं। ये जियांगजू में एक बहुत अच्छा होटल है। खाना और सेवा बहुत अच्छी है। बेशक कीमत आम लोगों के लिए सस्ती नहीं है। यहाँ तक कि जो सफेदपोश कार्यकर्ता एक बार यहाँ आते हैं उन्हें आधे महीने तक कोई वेतन नहीं मिलने का अनुमान है। और हुआंग फेंग ने नहीं सोचा है कि इस पार्टी का स्थान यहाँ चुना जाएगा। ऐसा लगता है कि इस पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों में उपभोग की प्रबल क्षमता है। इस पार्टी का एक कारण वू हाओ का आगमन है, जो हुआंग फेंग और गो लियांग के मॉनिटर थे जब वे विश्वविद्यालय में थे। वो बहुत स्पष्टवादी थे, इसलिए उनके सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वो मोडोर वापस चले गए। उनका परिवार मोडोर का है। इस बार वो एक व्यापारिक यात्रा पर जियांगजू आए और कुछ दिनों तक नहीं रह सके। इस पार्टी का एक और कारण यह है कि सभी ने एक साथ आने के इस अवसर का लाभ उठाया। आखिरकार स्नातक हुए कुछ समय हो गया है। हर कोई फिर से जियांगजू में है। एक साथ रहना और एक दूसरे के संपर्क में रहना अच्छा है। इसीलिए हमारी यह पार्टी है। पार्टी का आयोजन किसने किया? कार में हुआंग फेंग ने गो लियांग से पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा है। गो लियांग लंबे समय से हुआंग फेंग के लिए लालची रहे हैं। वो इस मौके को चूकने को तैयार नहीं है, इसलिए वो होटल के रास्ते में गाड़ी चला रहा है, जबकि हुआंग फेंग सीईओ ड्राइवर के पद पर है। शाओ बिन, गो लियांग ने कहा, हुआंग फेंग, आपकी कार वास्तव में अच्छी है। मैंने चीन में दूसरी कार नहीं देखी है। आपको दुनिया में भी दूसरी कार नहीं मिल सकती। चीन की तो बात ही छोड़िए, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इसे उड़ा दो। गो लियांग स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। भले ही यह एक सीमित संस्करण है, उनमें से कम कुछ है, एक नहीं। इसके अलावा हालांकि हुआंग फेंग के पास पैसा है, लेकिन वो उस तरह की सीमित संस्करण वाली कार खरीदने में सक्षम नहीं है। ओह, वैसे मैं इसके बारे में सोचता हूँ, क्या वांग टोंगटोंग भी जियांगजू में नहीं है? वो इस बार जाएगी, और वह भी आयोजकों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले पार्टी का प्रस्ताव रखा था और फिर शाओ बिंगकाई ने इसे व्यवस्थित किया। गो लियांग ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, आप उसे बाद में देखेंगे। क्या आप ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा उसके साथ लंबे समय तक कोई लेना देना नहीं है। हुआंग फेंग ने चुपचाप कहा कि जब वे विश्वविद्यालय में थे तो उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी गई थी। अब ये मत कहना कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, भले ही उनके पास एक भी न हो। हुआंग फेंग को उसके साथ किसी भी रिश्ते का विचार नहीं था। और तो और आखिरी बिक्री कार्यालय के बाद वांग टोंगटोंग के बारे में उनकी धारणा और भी खराब हो गई है। अच्छी बात है, गो लियांग ने कहा, वो महिला वास्तव में आपके लायक नहीं है। भले ही हुआंग फेंग अब नहीं पहुंचे, गो लियांग के विचार में व्यर्थ वांग टोंगटोंग हुआंग फेंग के योग्य नहीं है। उसे केवल ये डर है कि जब वो हुआंग टोंगटोंग को देखेगा तो हुआंग फेंग परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने हुआंग फेंग को पहले ही बता दिया। जब वे होटल आए तो उन्होंने दूर से होटल के दरवाजे पर शाओ बिंग को देखा, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। जब शाओ बिंग ने हुआंग फेंग की कार देखी तो उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव था। उनका परिवार जियांगजू का था और उनका परिवार व्यवसाय भी करता था। हालांकि पैमाना बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इसे सामान्य लोगों से अधिक होना था। आमतौर पर उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन अगर ऐसा होता तो भी उनकी कार केवल सैकड़ों हजारों युआन की होती और उनके सामने वाली कार को शाओ बिंग द्वारा आंका जाता था। नहीं, ये कभी भी 1 मिलियन से कम नहीं होगी, केवल उच्चतर। ये फेनिगुआ होटल एक शीर्ष होटल बनने के योग्य है। यहाँ कई अमीर लोग हैं। जो आदमी ऐसी कार को देख सकता है वह अवश्य ही एक अमीर आदमी होगा। इसलिए जब उसने कार देखी तो शाओ बिंग के दिल में अनजाने में यह विचार आया। शाओ बिंग ने इस बैठक स्थल को इसलिए चुना क्योंकि वो अपने सहपाठियों के सामने अपने वित्तीय संसाधनों को दिखाना चाहते थे। जब वे विश्वविद्यालय गए तो उनका शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उस समय उनका परिवार अब अमीर नहीं था, इसलिए वो हर किसी के ध्यान का केंद्र नहीं थे। लेकिन अब उनके पास खुद को दिखाने का अवसर था। शाओ बिंग, जो खुद को व्यक्त करना पसंद करते हैं, इसे जाने नहीं देंगे। लेकिन जब शाओ बिंग अभी भी उन छात्रों के बारे में सोच रहा था जो अभी आए थे और उसकी ईर्ष्यालु और चापलूसी भरी आंखों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जिस कार से वह ईर्ष्या करता था वो बस रुक गई, और जो दो लोग उसमें से निकले वे उसके सहपाठी गो लियांग और हुआंग फेंग थे। कॉलेज में शाओ बिंग और गो लियांग और हुआंग फेंग के बीच संबंध बहुत करीबी नहीं थे। हालांकि ये भी ज्ञात था कि हुआंग फेंग का परिवार ग्रामीण था और उसके पास बहुत कम पैसे थे। हालांकि गो लियांग के परिवार के पास कुछ पैसा था, लेकिन ये केवल एक मध्यम वर्गीय परिवार था। यह निश्चित रूप से कोई अमीर परिवार नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे 2 साल से भी कम समय में देखा जा सकेगा। यह इतनी अच्छी कार है। गो लियांग, तुम इतनी अच्छी कार चला सकते हो। मैं अपने पुराने सहपाठियों की देखभाल कहाँ से कर सकता हूँ? शाओ बिंगलिंग को लगता है कि गो लियांग का ऊपर जाने के लिए स्वागत है। गो लियांग के आसपास हुआंग फेंग के लिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया है। हुआंग फेंग का परिवार मूल रूप से ग्रामीण इलाकों से है। इस बार ऐसा लग रहा है कि हुआंग फेंग के कपड़े किसी अमीर आदमी जैसे नहीं है। शाओ बिंग स्वाभाविक रूप से उस पर अपनी भावनाएं बर्बाद नहीं करना चाहता। क्योंकि यह गो लियांग की कार थी, शाओ बिंग ने गलती से सोचा कि यह गो लियांग की कार थी, इसलिए उसने गो लियांग के प्रति यह रवैया अपनाया। कैसा पैसा, दूसरों के लिए काम करे, गो लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा ये कार वाकई अच्छी दिखती है। इसे चीन में नहीं खरीदा जाता है, शाओ बिंग ने कहा। कुआ, गो लियांग को सिर हिलाना पड़ा। क्या हुआंग फेंग यहाँ है? अब आप कहाँ काम करते हैं? पहले वांग टोंगटोंग को सुने। आप एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं?
शाओ बिंग ने हुआंग फैंग को देखा और कहा, कुछ समय पहले उसका वांग टोंगटोंग से संपर्क हुआ था। आखिरकार, हालांकि वांग टोंगटोंग लोगों पर कुछ प्रभाव था, फिर भी उनमें कुछ सुंदरता थी। कॉलेज में शाओबिंग के मन में उसके बारे में विचार थे। उस समय क्योंकि वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग के साथ प्यार के बारे में बात की थी, वो हुआंग फैंग से नफरत करते थे। हुआंग फैंग को हटा दिए जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए हुआंग फैंग पर हंसा। यह अब सुरक्षित नहीं है। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया। शाओ बिंग ने उदास चेहरे के साथ हुआंग फैंग से कहा, हुआंग फैंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। लोगों को जमीन से जुड़े रहने की जरूरत है। हालांकि सुरक्षा का काम कहने में सुखद नहीं है, लेकिन आखिरकार यह एक स्थिर काम भी है। आपके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। जियांगजू में अच्छी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपने गृहनगर वापस जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1151 यहाँ वो हाव आता है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हुआंग फैंग ने हल्के से कहा कि हुआंग फैंग, जिसने इतनी सारी चीजों का अनुभव किया है, अब वो कैसे नाराज हो सकता है क्योंकि शाओ बिंग ने कहा कि वो परवाह और तिरस्कार करता है। वो हर चीज को हल्के ढंग से देखता है। हुआंग फैंग के बगल में गो लियांग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये भी देखा कि शाओ बिंग हुआंग फैंग को नीची दृष्टि से देखता था। जब हुआंग फैंग और शाओ बिंग कॉलेज में थे, हालांकि उनके बीच ज्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन उनके बीच कोई स्पष्ट टकराव नहीं था। वे अभी भी सहपाठी थे। उनके प्रति उनका ये रवैया नहीं होना चाहिए। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, गो लियांग देख सकते हैं कि शाओ बिंग वास्तव में हुआंग फैंग का तिरस्कार करता है। हुआंग फैंग को कोई परवाह नहीं है। हालांकि गो लियांग हुआंग फैंग के लिए लड़ता है और सिर्फ शाओ बिंग के साथ बहस करना चाहता है, लेकिन हुआंग फैंग की नजरें उसे रोक देती है। हुआंग फैंग पुनर्मिलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। वो सिर्फ अपने पूर्व सहपाठियों से मिलना चाहता है। वो यहाँ अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, न ही उसके साथ झगड़ा करने के लिए है। उनकी राय में वो अपने पूर्व सहपाठियों के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ आए थे, जिनके बीच अच्छे संबंध थे, और फिर उन्होंने खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन किया। ये पुनर्मिलन वह भी समाप्त हो गया। अरे हुआंग फैंग, ऐसा मत सोचो कि मैं दृढ़ता से नहीं बोल सकता। जियांगजू जैसे बड़े शहर में रोजगार का बहुत दबाव है। हमारा स्कूल एक प्रसिद्ध स्कूल नहीं है। अगर कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो इसे ढूंढना वाकई मुश्किल है काम। शाओ बिंग को गो लियांग का चेहरा बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। हुआंग फैंग के गुस्से और शर्म को देखकर उसे लगा कि उसका हमला पर्याप्त नहीं होगा। शायद, हुआंग फैंग ने बिना किसी संदेह के कहा। हालांकि उसे शाओ बिंग की बहुत अधिक परवाह नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ बकवास बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने शाओ बिंग से कहा, चलो पहले चलते हैं। शाओ बिंग हुआंग फैंग को देखता है, जो अभी भी शांत और उदासीन है। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव झलकता है। उनकी राय में हुआंग फैंग को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन अब उन्हें इतना शांत भी नहीं रहना चाहिए। हालांकि हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया। बोलना समाप्त करने के बाद वो अंदर जाने के लिए तैयार था। हालांकि फिर उसने पलटकर पूछा, वैसे निजी कमरा कहाँ है? तीसरी मंजिल पर रोज हॉल, शाओ बिंग ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा। जब हुआंग फैंग और गो लियांग को पता चला कि निजी कमरा कहाँ है, तो उन्होंने शाओ बिंग की परवाह करना बंद कर दिया और ऊपर चले गए। यह अजीब है कि मुझे कैसा लगता है कि हुआंग फैंग एक व्यक्ति में बदल गया है। कॉलेज में वो ऐसा नहीं था। शाओ बिंग ने हुआंग फैंग की पीठ को देखा और खुद से कहा, वास्तव में उनके और हुआंग फैंग के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। अभी वो हुआंग फैंग को अपमानित करना चाहता था। इसका कारण यह है कि हुआंग फैंग और वांग टोंगटोंग ने विश्वविद्यालय में इसके बारे में बात की थी। शाओ बिंग ने दावा किया कि उसके पास हुआंग फैंग की तुलना में सभी पहलुओं में बेहतर स्थितियां हैं। हालांकि वो वांग टोंगटोंग को नहीं पकड़ पाया। इसके बजाय वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग को चुना। हालांकि वे लंबे समय तक एक साथ नहीं थे। वांग टोंगटोंग ने जल्द ही हुआंग फैंग को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी शाओ बिंग अभी भी परेशान था, इसलिए बस वही दृश्य था। शाओ बिंग। इस समय शाओ बिंग के कानों में एक परिचित आवाज सुनाई दी और स्तब्ध भगवान ने शाओ बिंग को भी बुलाया। शाओ बिंग ने पलटकर देखा कि वही इंतजार करने वाला था। वू हाओ, क्या आप यहाँ हैं? हाँ, ये वास्तव में आप ही हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा दिखता था। मैंने आपको 2 साल से कम समय से नहीं देखा है। आपके शरीर का आकार बहुत बढ़ गया है। यह वू हाओ था जो यहाँ आया था। जब वे विश्वविद्यालय में थे तब वो हुआंग फैंग और अन्य लोगों के मॉनिटर भी थे। ये पार्टी उनके लिए हवा और धूल पाने के लिए भी थी। हाँ, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं अक्सर ग्राहकों के साथ खाने पीने जाता हूँ तो मेरा वजन अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगा, शाओ बिंग ने वू हाओ से कहा। वू हाओ के प्रति शाओ बिंग का रवैया हुआंग फैंग और गो लियांग की तुलना में बहुत बेहतर है, और वो वू हाओ से मिलने के लिए दरवाजे पर खड़ा है, न कि अपने सभी सहपाठियों का इंतजार करने के लिए, जैसा कि हुआंग फैंग ने सोचा था। शाओ बिंग का वू हाओ के प्रति इतना अच्छा रवैया होने का कारण यह है कि वो पहले से ही जानता है कि वू हाओ का परिवार भी व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन इसका पैमाना छोटा नहीं है। जब शाओ बिंग को पहली बार इसके बारे में पता चला, तब भी वो इस बारे में सोच रहा था कि यह एक विश्वविद्यालय है या नहीं। वो इसे कैसे नहीं देख सका। इस बार वू हाओ जियांगजू आए। जहां तक उन्हें पता है, यह उनके परिवार के उद्यमों और व्यापार का विस्तार था। जब जियांगजू आएंगे तो दोनों पक्ष भविष्य में मिल सकते हैं, इसलिए शाओ बिंग वू हाओ के प्रति बहुत विनम्र होंगे। क्या आप सब यहाँ हैं? वू हाओ ने पूछा कि यद्यपि वो शाओ बिंग के समान उम्र का था, लेकिन उसमें पहले से ही सफल लोगों के स्वभाव का एक निशान था। ये देखा जा सकता है कि वो कोई साधारण सफेदपोश कर्मचारी नहीं था। ये लगभग वहाँ है, शाओ बिंग ने कहा। इस बार जियांगजू में छात्र आए हैं, या वो आपके चेहरे पर बड़ी आंख की निगरानी करेंगे? वो आपका संगठन है, वू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने सहपाठियों को 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा है। अब मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उनका दिल भी बहुत उत्साहित है। जियांगजू की 2 साल की प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो ऐसी स्पोर्ट्स कार देखना लगभग असंभव था। अब मैं इसे होटल के दरवाजे पर आसानी से देख सकता हूँ। वू हाओ की दृष्टि का अनुसरण करते हुए शाओ बिंग को पता था कि वू हाओ के मुंह में स्पोर्ट्स कार गो लियांग की थी।
आप किस स्पोर्ट्स कार की बात कर रहे हैं? शाओबिंग ने कहा, ये कहो, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि कार भी हमारे सहपाठियों की है। आह, कौन? इस बार वू हाओ वास्तव में चौंक गया था। विश्वविद्यालय के मॉनिटर के रूप में वो अपने सहपाठियों के परिवारों की स्थिति जानता था। कोई विशेष अमीर परिवार नहीं था। उसके सामने वाली कार की कीमत कई मिलियन युआन थी, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सहपाठियों में ऐसे लोग भी होंगे। ये गुओ लियांग है, शाओ बिंग ने कहा। गुओ लियांग? मैंने इसे नहीं देखा। ये 2 साल से भी कम समय का है। यह एक अच्छा मिश्रण है, वू हाओ ने कहा। कौन नहीं कहता? मुझे नहीं पता कि उसने पिछले 2 वर्षों में क्या किया है। अब वो बहुत अमीर है, शाओ बिंग ने कहा। लेकिन हो सकता है कि उस आदमी ने किराए का भुगतान किया हो। मैंने बस उससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने कहा कि वो लोगों के लिए काम कर रहा है। एक कामकाजी लड़का इतनी अच्छी कार कैसे खरीद सकता है? वो हाओ ने कहा, यह संभव नहीं है। वो कार किराए पर क्यों लेता है? इतनी अच्छी कार किराए पर लेने के बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने सहपाठियों के सामने दिखावा करना चाहता हूँ। शाओ बिंगाओ हुआंग फेंग और गो लियांग के प्रति अपनी नापसंदगी के कारण, जिनके हुआंग फेंग के साथ अच्छे संबंध हैं, शाओबिंग को भी यह बहुत पसंद नहीं है। इसलिए इस समय दूसरों को सबसे खराब स्थिति से आंकना अपरिहार्य है। हालांकि शाओ बिंग वास्तव में सही है, यानी यह कार गो लियांग की नहीं है। ठीक है, चलो भी अंदर चलते हैं। वू हाओ ने लंबे समय तक कार के बारे में चिंता नहीं की। ठीक है, शाओबिंग ने कहा कि वो वू हाओ का इंतजार करने के लिए दरवाजे पर था। अब जब वू हाओ यहाँ है तो उसे अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1152 पार्टी छात्र। हुआंग फेंग और गो लियांग सबसे पहले निजी कमरे में गए। इसी समय वे भी आ गए। निजी कक्ष में 10 से अधिक छात्र हैं, हालांकि बहुत से नहीं। अपेक्षाकृत रूप से कहें तो उनके लिए ऐसी पार्टी में आना आसान नहीं है। इससे भी अधिक, अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। भीड़ में हुआंग फेंग वान टोंगटोंग को देखता है। वो अन्य लड़कियों के साथ बैठती है और नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रही है। इसके बजाय लड़कियों के आसपास कई लड़के होते हैं। आखिरकार ग्रेजुएशन को केवल 1 वर्ष ही हुआ है। इस समय अधिकांश छात्रों की शादी नहीं हुई है या उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इस समय बहुत सारी गर्लफ्रेंड वांग टोंगटोंग है, जिनका अंकित मूल्य भी उच्च है। स्वाभाविक रूप से उनके दिल में खुजली होगी। हुआंग फेंग और गो लियांग मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहते थे। आखिरकार उन दोनों की गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा उनकी उपस्थिति वांग टोंगटोंग की तुलना में अधिक सुंदर है। उनके व्यक्तित्व का तो जिक्र ही नहीं। इसलिए वे बैठने के लिए एक कोना ढूंढने के लिए बहुत चुपचाप तैयार रहते हैं। हुआंग फेंग, गो लियांग, क्या आप भी यहाँ हैं? इस समय वहां 2 लोगों के आगमन को देखने के लिए छात्र भी है। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समाज एक ऐसी जगह है जो लोगों को बहुत हद तक बदल सकती है। कई लोगों के समाज में प्रवेश करने के बाद वे अनजाने में कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से संक्रमित हो जाएंगे। इस तरह उनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। बेशक कुछ लोग समाज में साजिश के कारण स्कूल में अपने सहपाठियों के बीच की दोस्ती को अधिक महत्व देते हैं। आखिरकार वे मित्रताएं सच्ची होती हैं और कोई हित नहीं लाती। और हुआंग फेंग के सहपाठी ये जिचिंग, जिन्होंने अभी अभी हुआंग फेंग को नमस्ते कहा, और गो लियांग, जो छात्रावास नहीं है, कॉलेज में एक दूसरे के करीब नहीं है। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मिलना एक अजीब एहसास है। हाँ जिचिंग, मैंने सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा दी थी। क्योंकि ये जिचिंग की सीट के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, हुआंग फेंग और गो लियांग भी पहले बैठे थे। ऐसा लगता है कि गो लियांग को ये जिचिंग के बारे में कुछ जानकारी पता थी। हाँ, मैं अब निम्नलिखित शहरों में काम कर रहा हूँ। मैं बस कामकाज करता था। इस बार मैं बस जियांगजू वापस चला गया। मैं कल वापस जाऊंगा, ये जिचिंग ने कहा। ये सच है कि सिविल सेवक सामान्य सफेदपोश कार्यकर्ताओं से बेहतर होते हैं, लेकिन ये जिचिंग में जरा भी आत्मसंतुष्टि नहीं है। हुआंग फेंग के साथ बात करते समय उनके पास विश्वविद्यालय के साथ ज्यादा समय का अंतर नहीं था। पहले शाओबिंग की तुलना में ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी है। अच्छे सिविल सेवक हमारे मेहनती लोगों की तुलना में बहुत बेहतर। हालांकि शहर में हर समय बहुत भविष्य नहीं होता है, इसलिए आप वापस स्थानांतरित नहीं होना चाहते। इस समय ये जिचिंग के सहपाठियों में से एक ने कहा कि उसका नाम वांग फी था। वो और ये जिचिंग कॉलेज में छात्रावास थे और उनके संबंध अच्छे थे। बेशक मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रास्ता नहीं है। वापस आना इतना आसान नहीं है, ये जिचिंग ने कहा। वास्तव में यह निम्नलिखित शहरों में भी अच्छा है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो पदोन्नति के अवसर यहाँ से बदतर नहीं है। हुआंग फेंग ने कहा कि हालांकि जमीनी स्तर कठिन और थका हुआ है, लेकिन पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है। इसकी सराहना की जानी चाहिए, अन्यथा आप कितना भी कुछ करें, ये बेकार है। ये जिचिंग ने आह भरते हुए कहा, मेरे परिवार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जीवन भर घुलने मिलने में सक्षम होना अच्छा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपनी नौकरी छोड़ देना और समुद्र में जाना बेहतर है। ये जिचिंग को भी एक एहसास है। जब वो कॉलेज में था तब भी उसे इसका एहसास नहीं हो पाता था। जब वो वास्तव में समाज में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि कई चीजें बिना किसी रिश्ते के करना मुश्किल है। विशेषकर उनके जैसे सिविल सेवक के लिए उनके पास कोई रिश्ता और रास्ता नहीं है। उसे दूसरों की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता है, लेकिन पदोन्नति की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जब वो विश्वविद्यालय में अपने सहपाठियों को दोबारा देखेगा तो उसकी भावनाएं बहुत गहरी होंगी और वो विश्वविद्यालय में अपना समय और भी अधिक याद करेगा। चिंता मत करो, खुद पर विश्वास रखो, हुआंग फेंग ने प्रोत्साहित किया कि हालांकि वो पहले ये जिचिंग के बहुत करीब नहीं थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये जिचिंग एक ईमानदार व्यक्ति थे। जब वो कॉलेज में थे तो उनका ध्यान आमतौर पर सीखने पर रहता था। हालांकि घर की परिस्थितियां घर की तुलना में बेहतर थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो अब ज्यादा मदद नहीं कर सकते। हुआंग फेंग, क्या आप भी यहाँ हैं? इस समय वांग टोंगटोंग आश्चर्यचकित चेहरे के साथ आए। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि हुआंग फेंग के साथ उसके अच्छे संबंध हैं।
दरअसल पार्टी का प्रस्ताव सबसे पहले वांग टोंगटोंग ने रखा था और फिर शाओबिंग खुद को छात्रों के सामने दिखाना चाहते थे, इसलिए ऐसी पार्टी रखी गई थी। पार्टी के लिए वांग टोंगटोंग के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के साथ दोस्ती करना नहीं था, बल्कि हुआन फैंग को देखना और उनके साथ मिलना था। पिछली बार बिक्री कार्यालय में हुआन फैंग को देखने के बाद से ये जानते हुए कि हुआन फैंग अमीर है, वांग टोंगटोंग के पास हुआन फैंग के बारे में एक और विचार है। हालांकि हुआन फैंग के पास अब एक प्रेमिका है और वो अपने फोन का जवाब देने या खुद से मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वांग टोंगटोंग के पास ऐसा विचार है। और निश्चित रूप से हुआन फैंग ने उसे निराश नहीं किया। वो पार्टी में आए, इसलिए जब उन्होंने हुआन फैंग को आते देखा तो वांग टोंगटोंग उत्साहित हो गए। हालांकि हुआन फैंग कोने में चले गए जैसे उन्होंने खुद को बीच में घिरा हुआ नहीं देखा, इसलिए वांग टोंगटोंग को अकेले आने का विकल्प चुनना पड़ा। कुआ, हालांकि हुआन फैंग वांग टोंगटोंग के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता है। आखिरकार ये यहाँ एक सहपाठी की पार्टी है और वो उसके साथ बहुत अधिक लड़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए वो केवल इसका जवाब दे सकता है। इन दिनों आप कैसे हैं? आप मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? वांग टोंगटोंग हुआन फैंग के प्रति अधीर नहीं दिखे, वो उसके पास बैठ गया। व्यस्त हुआन फैंग ने कहा कि वो वास्तव में वांग टोंगटोंग से किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वांग को इस बात का एहसास नहीं हुआ और वो हुआन फैंग के साथ बातचीत करते रहे। और इस स्थिति को उन लड़कों ने देखा जिन्होंने वांग टोंगटोंग को घेर लिया था। स्वाभाविक रूप से वे खुश नहीं थे। उन्होंने काफी देर तक वांग टोंगटोंग के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष का अपने प्रति रवैया नहीं देखा। परिणाम स्वरूप वांग टोंगटोंग ने आते ही हुआन फैंग से जुड़ने की पहल की। हुआन फैंग, क्या आपका और वांग टोंगटोंग का ब्रेकअप नहीं हो गया? क्या आप वापस एक साथ आने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं? वहां एक पुरुष छात्र था जो इसकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हुआन फैंग से कहा। हुआन फैंग और वांग टोंगटोंग के बारे में बातें उस समय कक्षा को पता थी। एक समय में हुआन फैंग कई चुटकुलों का विषय बन गया था। अब यह आदमी इस तरह स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग को शर्मिंदा करना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है, हुआन फैंग ने कहा। हुआन फैंग की बातें सुनकर उन लड़कों को राहत मिली जिनके पास वांग टोंगटोंग के बारे में विचार है। इस तरह हुआन फैंग उनके साथ वांग टोंगटोंग को नहीं लूटेंगे। बेशक वे नहीं जानते कि भले ही हुआन फैंग की कोई प्रेमिका नहीं है, वे फिर से वांग टोंगटोंग का पीछा नहीं करेंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1153 क्या चल रहा है? हुआन फैंग, मैं तुम्हें पिछले 2 वर्षों में नहीं भूला हूँ, क्या हम ठीक हैं? हालांकि जब लड़कों को पूरी तरह से राहत नहीं मिली तो उन्होंने वांग टोंगटोंग को हुआन फैंग को प्यार से देखते हुए देखा। वे समग्र स्वीकारोक्ति मांगने की पहल करते हैं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि गो लियांग भी कोई अपवाद नहीं है। वांग टोंगटोंग सुंदर है और उसके घर की स्थिति अच्छी है। हालांकि वो थोड़ी घमंडी है, फिर भी वो कई पुरुषों के दिलों में देवी है। परिणाम स्वरूप उनकी देवी भीड़ के सामने प्रार्थना के स्वर में अपने पूर्व प्रेमी को वापस एक साथ आने के लिए कहती है। मुख्य बात यह है कि उसके पूर्व प्रेमी को कुछ खास नजर नहीं आता। गो लियांग, जो हुआन फैंग की स्थिति को जानते हैं, ने अपने दिल में कहा कि वांग टोंगटोंग की आंख अच्छी है। हालांकि गो लियांग को स्पष्ट रूप से पता नहीं है। वांग टोंगटोंग को हुआन फैंग की संपत्ति के बारे में पहले से ही पता है, अन्यथा उसे यह विचार नहीं होता। अच्छा नहीं है। लोगों को इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वांग टोंगटोंग के स्नेहपूर्ण बयान को सुनने के बाद हुआन फैंग का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरी एक प्रेमिका है, मैं उससे भी बदतर कहाँ हूँ। वांग टोंगटोंग ने अभी भी हुआन फैंग को दयनीय तरीके से देखा, जिससे घटनास्थल पर मौजूद कई लड़कों में उसकी रक्षा करने की इच्छा हुई। तुम उससे बहुत पीछे हो। वांग टोंगटोंग को खुद को परेशान करने से रोकने के लिए हुआन फैंग ने पहले की तरह विनम्रता से बात नहीं की। बेशक उनकी राय में वो सच कह रहे थे। हालांकि गो लियांग द्वारा हुआन फैंग की सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा अन्य लोग स्पष्ट रूप से उनसे सहमत नहीं है। उनकी राय में वांग टोंगटोंग एक देवी जैसा अस्तित्व है। भले ही उन्होंने समाज में कदम रखा है और कई महिलाओं से मुलाकात की है, लेकिन वांग टोंगटोंग अभी भी उन महिलाओं के बीच एक उत्कृष्ट अस्तित्व है जिन्हें वे जानते हैं। बेशक सिर्फ दिखावे की बात करें तो वांग टोंगटोंग के मामले में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उनके घमंड के बारे में जानते हो। हुआन फैंग, तुम कैसे बोलते हो? मैं ये कैसे कह सकता हूँ? अर्थात हुआन फैंग, जितनी जल्दी हो सके टोंगटोंग से माफी मांगे। वांग टोंगटोंग अभी भी एक दयनीय व्यक्ति है। हालांकि उसके आसपास ऐसे कई लड़के हैं जो अब देख नहीं सकते, वे उसके लिए लड़ रहे हैं। इस स्थिति को देखकर वांग टोंगटोंग का दिल और भी अधिक गौरवान्वित है। हुआन फैंग ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वांग टोंगटोंग की ओर देखा और कहा, मैं फिर से कहता हूँ, मेरी एक प्रेमिका है। आपने इसे पिछली बार देखा था, मुझे पता है, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं हार नहीं मानूंगा। वांग टोंगटोंग ने उदास चेहरे के साथ कहा, नहीं, भले ही आप शादीशुदा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। टोंगटोंग, हुआन फैंग के बारे में क्या अच्छा है? अर्थात टोंगटोंग, वो उस पर आपकी दया के योग्य नहीं है। वे लड़के जिनके पास वांग टोंगटोंग के बारे में विचार है, इस समय उनके दिल अधिक स्वादिष्ट है और हुआन फैंग पर उनकी आंखें अधिक अमित्र है। उनकी नजर में हुआन फैंग सिर्फ एक लड़की है जो नहीं जानती कि आशीर्वाद कैसे दिया जाए। इतनी अच्छी लड़की वांग टोंगटोंग भी सक्रिय रूप से उसका पीछा करती है। वो बहुत क्रूर है। यदि वे अपने शब्द बदलते हैं तो वे पहले ही वांग टोंगटोंग से वादा कर चुके हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय शाओ बिंग ने दरवाजा अंदर धकेला। आइए देखिए यहाँ कौन है। सभी को नमस्कार। शाओ बिंग के पीछे वू हाओ की आकृति दिखाई दी। अंदर आते ही उन्होंने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मॉनिटर, क्या आप यहाँ हैं? मॉनिटर, मैंने तुम्हें 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा है। तुम जितने सुंदर हो। मॉनिटर करो। देखो, आज हमें नशे में नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ शराब नहीं पी रहा हूँ। वो हाओ की शक्ल देखकर लोगों ने बारी बारी से उनका स्वागत किया और माहौल गर्म हो गया। हुआन फैंग और वांग टोंगटोंग की चीजों को भी लोगों ने अस्थायी रूप से अलग रख दिया था।
वू हाओ की लोकप्रियता अच्छी थी, साथ ही पिछले 2 वर्षों में लोगों के साथ घुलने मिलने का अनुभव भी अच्छा था, इसलिए छात्रों के साथ व्यवहार करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक था। हुआनफैंग ने वू हाओ को 2 वाक्य भी कहे। वू हाओ का हुआनफैंग से कोई अलग प्रदर्शन नहीं था, वो अब भी अन्य विद्यार्थियों की तरह ही उत्साहित था। हालांकि सावधान, हुआनफैंग अभी भी वहां है। अब वू हाओ अपने विश्वविद्यालय के दिनों की तुलना में बहुत बदल गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो अभी भी इन पुराने छात्रों के प्रति बहुत उत्साही है, लेकिन कार्यस्थल पर वो अधिक विनम्र है। कॉलेज में वू हाओ हुआनफैंग का मॉनिटर था। उस समय वू हाओ वास्तव में उत्साही और ईमानदार थे। हालांकि आज वू हाओ हुआनफैंग के प्रति एक प्रकार का जानबूझकर विनम्र व्यवहार है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपने सहपाठियों के प्रति उत्साही है, लेकिन वो अतीत की ईमानदारी नहीं है। वू हाओ और शाओ बिंग के अलावा कमरे में कई और लोग थे। कमरा अधिक जीवंत था। अंततः पार्टी में 20 छात्र उपस्थित थे, एक मेज पर 10, केवल 2। हुआनफैंग गुओ लियांग और ये जिचेंग के साथ एक ही टेबल पर है। वू हाओ और शाओबिंग दूसरी टेबल पर है। शाओबिंग ने मूल रूप से गुओ लियांग को दूसरी टेबल पर आमंत्रित किया। हालांकि क्योंकि हुआनफैंग इस टेबल पर है, साथ ही होटल के गेट पर पिछली घटनाओं के कारण गुओ लियांग ने सीधे इनकार कर दिया। शाओबिंग और वू हाओ को आश्चर्य हुआ। वांग टोंगटोंग ने भी हुआनफैंग की मेज पर बैठने पर जोर दिया। तुम्हें पता है, यहाँ शराब पीते समय मेज पर एक सुंदर महिला थी। माहौल स्पष्ट रूप से अलग था, इसलिए शाओबिंग निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि वांग टोंगटोंग दूसरी टेबल पर जाए। हालांकि वांग टोंगटोंग ने बार बार जोर दिया और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अंत में वो केवल एक बदसूरत चेहरे के साथ सहमत हुए। वांग टोंगटोंग हुआंगफेंग की मेज पर आने के बाद वो सीधे हुआंगफेंग के बगल में बैठे और गो लियांग हुआंगफेंग के दूसरी तरफ थे। इस स्थिति को देखकर वो हुआंगफेंग की मदद नहीं कर सका। आखिरकार अब तक वांग टोंगटोंग ने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन हुआंगफेंग के प्रति अपना आकर्षण दिखाया है। भोजन करते समय वांग टोंगटोंग अपने आसपास के अन्य लोगों की नजरों से नहीं कतराते थे। वो हुआंगफेंग को व्यंजन परोसता रहा, मदद मांगता रहा और मदद मांगता रहा। क्या चल रहा है? क्या हुआंगफेंग और वांग टोंगटोंग का ब्रेकअप नहीं हो रहा है? उस टेबल पर स्थिति देखकर वू हाओ ने कुछ संदेह के साथ शाओ बिंगदाओ से पूछा। कौन जानता है, शाओ बिंग बुरे मूड में थी। यदि यह वू हाओ के लिए नहीं होता तो वो उत्तर नहीं देना चाहता। अब हुआनफैंग के प्रति उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। ऐसा लगता है कि हुआनफैंग को भी अपने आसपास के लोगों की बुरी नजर महसूस हुई। अपने बगल में वांग टोंगटोंग जैसे प्लास्टिक के साथ हुआनफैंग को पछतावा होने लगा कि उसने पार्टी में शामिल होने का वादा किया था। आपके आने से ठीक पहले वांग टोंगटोंग ने कहा कि वो हुआनफैंग के साथ फिर से जुड़ना चाहती है। इस समय वू हाओ के बगल में बैठे एक सहपाठी ने कहा कि उसे भी वांग टोंगटोंग के बारे में एक विचार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में हुआनफैंग के लिए कोई अच्छी भावना नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि उस हुआनफैंग के बारे में क्या अच्छा है, जो बनाता है वांग टोंगटोंग बहुत मुगध है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1154 बकाला प्रदर्शन। उसने सचमुच ऐसा कहा? शाओ बिंग ने चौंक कर पूछा। ठीक है, हमने इसे स्वयं सुना है। वो सहपाठी निश्चित है। यह अजीब है कि हुआनफैंग पहले सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। टोंगटोंग उसके साथ वापस कैसे आना चाहता था? शाओ बिंग ने कुछ संदेह के साथ कहा। क्या सुरक्षा कर्मचारी? बकवास, यह एक टूटा हुआ सुरक्षा गार्ड निकला। आप अभी टोंगटोंग के साथ कैसे रहना चाह सकते हैं? नहीं, ये टोंगटोंग ही होगा जिसे उसकी बयानबाजी से धोखा दिया गया था। टोंगटोंग बहुत ईमानदार और आसान है, धोखा दिया जाना बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि उसके सहपाठियों को भी धोखा दिया गया है। सहपाठी ने गुस्से में कहा। जाहिर है, यह व्यक्ति भूल गया है कि हुआनफैंग ने सीधे तौर पर वांग टोंगटोंग को खारिज कर दिया था। ये हुआनफैंग है जिसे वांग टोंगटोंग ने सक्रिय रूप से वापस चिपकाया। हालांकि वांग टोंगटोंग के बारे में विचार रखने वाला ये छात्र निश्चित रूप से हुआनफैंग के बारे में नहीं सोचेगा। ये तालिका अन्य विद्यार्थियों के लिए है। ये जानने के बाद कि हुआनफैंग पहले एक सुरक्षा गार्ड था, वे सभी अपने दिल में हुआनफैंग का तिरस्कार करते थे। हालांकि उनका काम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से तो बेहतर ही होगा। हुआनफैंग के सामने उनमें श्रेष्ठता का भाव नजर आता है। मुझे भी लगता है कि टोंगटोंग को उसकी मीठी बातों से धोखा मिला है। शाओ बिंग ने यह भी कहा। नहीं, मैं टोंग को धोखा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं, आवेगी मत बनो, वू हाओ ने शाओ बिंग से कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है, शाओ बिंग ने कहा। फिर शाओ बिंग अपना गिलास लेकर हुआनफैंग की मेज पर गया। उन्होंने भीड़ से कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रिंक दूंगा। ग्रेजुएशन के बाद हमारी यह पहली पार्टी है, यह आसान नहीं है। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। उसके बाद शाओ बिंग ने सबसे पहले सारी शराब पी ली और कोई भी पीछे नहीं रहा। शराब पीने के बाद शाओ बिंग तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने खुद के लिए शराब का एक और गिलास डाला और कहा, हम सभी सहपाठी हैं। अगर हम किसी स्कूल या कक्षा में विश्वविद्यालय जा सकते हैं तो ये भाग्य है। हमें समाज में प्रवेश करने के बाद इस भाग्य सहपाठियों की दोस्ती की इस अवधि को संजोना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोस्ती अधिक दुर्लभ है, इसलिए अगर हमारे सहपाठियों के बीच कोई कठिनाई हो तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वे छात्र भी वू हाओ की मेज सहित अपना सिर हिलाने के लिए सहमत हुए। आखिरकार वे सभी एक निजी कमरे में हैं, इसलिए उस मेज पर शाओ बिंग के शब्द सुने जा सकते हैं। फिर शाओ बिंग ने हुआनफैंग की ओर रुख किया और कहा, हुआनफैंग, आपने पहले कहा था कि आपने सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। क्या आपको कोई नौकरी मिली? यदि नहीं तो आप मेरी कंपनी में आ सकते हैं। नहीं मिला? क्या आप कभी सुरक्षा गार्ड रहे हैं? मैं आपके लिए एक सुरक्षा कप्तान की व्यवस्था कैसे करूं? नहीं, मैं अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सकता हूं। हुआनफैंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन मेज पर मौजूद अन्य लोगों ने इसके बारे में बात की। उन्होंने पहली बार यह भी सुना कि हुआनफैंग एक सुरक्षा गार्ड था। कॉलेज का एक छात्र सिक्योरिटी गार्ड बनने गया, मानो ऐसा कुछ था ही नहीं। हम सभी सहपाठी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कृपया मेरे प्रति विनम्र न रहें। मैं अपने पिता को नमस्ते कहूंगा, आप आए तो ठीक है। शाओ बिंग ने स्पष्टवादी होने का दिखावा किया।
वास्तव में नहीं, मेरे पास अब एक नौकरी है, हुआन फैंग ने कहा। शाओबिन कुछ और कहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ गो लियांग अब इसे नहीं देख सकता है और कहता है, शाओबिन, हुआन फैंग का व्यवसाय आपको परेशान नहीं करेगा। ओह, मैं भूल गया था कि जब आप कॉलेज में थे तब आप दोनों के बीच सबसे अच्छे संबंध थे। हुआन फैंग का काम आपको ही सुलझाना होगा। ये बुरा नहीं है, सहपाठियों के बीच शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद शाओबिंग अपने गिलास के साथ मूल टेबल पर लौट आया। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह बात बस हुआन फैंग की चिंता के कारण यूं ही कह दी। बेशक शाओबिंग का यह मतलब नहीं था, वास्तव में उसका यही मतलब था। वो सिर्फ वान टोंगटोंग को याद दिलाना चाहता था कि हुआन फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था। उसे खुद का भरण पोषण करने की जरूरत नहीं थी। अपनी प्रेमिका की तो बात ही छोड़ दे, वो जानता था कि वान टोंगटोंग एक व्यर्थ व्यक्ति था। अगर उसने हुआन फैंग को नीची दृष्टि से देखा तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। मुझे फिर से हुआन फैंग के साथ होने का दुख है। शाओबिन को यह नहीं पता था कि वान टोंगटोंग ने वास्तव में हुआन फैंग को बहुत सारा पैसा फेंकते हुए और एक विला खरीदते हुए देखा था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाओबिंग ने क्या कहा, हुआन फैंग पर कैसे हमला किया जाए, इसका स्पष्ट रूप से वान टोंगटोंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि अन्य लोग पहली बार हुआन फैंग के बारे में जानते हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों ने उनकी ओर अपनी नजरें बदल ली हैं। ये लोग कौन है, हुआन फैंग? मुझे आपको यहाँ बुलाने का अफसोस है, गो लियांग ने हुआन फैंग से गुस्से में कहा। कुछ नहीं, हुआन फैंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि शाओबिंग का व्यवहार उनकी नजर में बचकाना था। वो न जाने कितने राष्ट्रीय नेताओं से मिले थे, उनमें से कौन सा व्यक्ति बूढ़ी लोमड़ी जैसा नहीं था, और क्या शाओबिंग इतना मूर्ख हो सकता है? इसका मतलब यह है कि शाओबिंग बहुत बदमाशी करता है। हुआन फैंग, उसे अकेला छोड़ दो। दूसरी ओर वान टोंगटोंग ने भी हुआन फैंग को सांत्वना दी। दूसरी तरफ शाओबिंग, जो अभी अभी अपनी स्थिति में लौटा था, उसने देखा कि वान टोंगटोंग अभी भी हुआन फैंग की तलाश में था और उसका चेहरा और भी बदतर था। ऐसा लगता है कि आपकी बातें बेकार है, वू हाओ ने हुआन फैंग से फुसफुसाया। वू हाओ को हुआन फैंग के बारे में बुरा नहीं लगता, हालांकि वो अब एक व्यवसाय है जो मुनाफा कमाता है। अब शाओबिंग जाहिर तौर पर उसके लिए अधिक मददगार है, इसलिए वू हाओ अनजाने में शाओबिंग के पक्ष में खड़ा है। बकवास, शाओबिंग ने धीरे से डांटा। आखिरकार यहाँ एक सहपाठी की पार्टी है, इसलिए भले ही वो हुआन फैंग से खुश नहीं है, यह कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं है, यह उस तरह का एक आकस्मिक प्रदर्शन ही हो सकता है। आप लोगों को उसके साथ शराब पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उसे नशे में नहीं डालेंगे। क्या वो भीड़ के सामने खुद को मूर्ख नहीं बना रहा है? भोजन करते समय वू हाओ ने शाओबिंग से लापरवाही से कहा, बेशक आप भी कर सकते हैं, अपने वित्तीय संसाधन दिखाएं और उस पर हमला करें। जहां तक मुझे पता है उसका आत्मसम्मान अभी भी मजबूत है और शायद वो छोड़ देगा। ठीक है। शाओबिंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा कि भले ही हुआन फैंग को वान टोंगटोंग की तरफ से हटाया नहीं जा सका, लेकिन उनके लिए सभी लोगों के सामने विदेशी उपस्थिति बनाना अच्छा होगा। इसलिए शाओबिंग ने मेज पर कई लोगों से बात की और वे सभी शाओबिंग का अर्थ समझ गए। वे टोस्ट करने के लिए गिलास लेकर एक एक करके अगली टेबल पर गए। जब हमारी पार्टी होती थी तो हमारे लिए एक दूसरे को टोस्ट करना सामान्य बात थी। ऐसे में माहौल और भी उग्र हो जाएगा। हालांकि दूसरों के साथ पीने के बाद ये लोग पीने के लिए हुआन फैंग को ढूंढेंगे और विभिन्न बहानों का उपयोग करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग सामान्य समय में हुआन फैंग से परिचित नहीं हैं, वे भी इस समय हुआन फैंग के साथ एक परिचित उपस्थिति दिखाते हैं। वे हुआन फैंग के साथ बातें करते और शराब पीते रहते हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1155 नेताओं का टोस्ट। हालांकि ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि हुआन फैंग की वर्तमान पीने की क्षमता कभी नशे में नहीं है। हालांकि हुआन फैंग उसके साथ शराब पीने को तैयार है। परिणाम स्वरूप एक एक करके उसने हुआन फैंग को बहुत अधिक नहीं पिया है, लेकिन वह इसे एक एक करके नहीं कर सकता। बाकी लोग हुआन फैंग में शराब पीने के लिए आने से डरते हैं। इस समय ये जिचिंग, जो अभी अभी बाथरूम के लिए निकले थे, वापस आए और बोले, मैंने अभी अभी अपने नेता को देखा। आपने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं? इस बार ये जिचेंग अकेले नहीं, बल्कि अपने शहर में नंबर 1 के साथ व्यापार करने के लिए जियांगजू आए थे। उसके साथ यहाँ आने का कारण यह नहीं है कि वो उसके बारे में आशावादी था, बल्कि यह है कि ये जिचेंग आखिरकार जियांगजू में विश्वविद्यालय गए थे। उसे जियांगजू शहर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसलिए उस शहर में नंबर 1 उसे एक साथ लाएगा। बेशक मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा। मैं निश्चित रूप से एक टोस्ट खाऊंगा और नेता के सामने अपना चेहरा दिखाऊंगा, कुछ छात्रों ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आखिरकार यह एक निजी पार्टी है। क्या होगा अगर उसके लिए वहां नेतृत्व करना असुविधाजनक हो? कुछ छात्रों ने प्रतिवाद किया। अर्थात चूंकि उसका नेता उसे अपने साथ नहीं लाया था, इसलिए यदि वो अब जाता तो वो उतावलापन नहीं दिखाता। लेकिन ये एक मौका है, नेताओं के सामने अपना चेहरा दिखाना गलत नहीं है। क्योंकि ये जिचेंग केवल शहर में काम कर रहा है और वो कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, इसलिए कोई भी उसकी चापलूसी नहीं कर रहा है। बेशक कोई भी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखता है। इस समय ऐसा लगता है कि हर कोई ये जिचेंग के लिए सुझाव दे रहा है। इस समय वू हाओ भी आए और ये जिचेंग से पूछा, इस बार आपने जियांगजू आने के लिए क्या किया? ये फंडिंग के बारे में बात करने के लिए शहर में नेताओं की तलाश करने जैसा है, ये जिचेंग ने कहा। तो क्या आपके नेता के अलावा शहर का नेता भी वहां हो सकता है? वू हाओ ने कहा। होना चाहिए, ये जिचेंग ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। वू हाओ ने सिर हिलाया और विचार में दिखे। वो ये जिचेंग से पूछने आया था तो जिचेंग के बारे में नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय के बारे में सोचने के लिए। इस बार वो अपने परिवार के उद्यमों को जियांगजू में विस्तारित करने के लिए आए थे, जिसे निश्चित रूप से किंगझोउ प्रांत में भी जियांगजू में नेताओं के समर्थन की आवश्यकता है, अन्यथा उनका यहाँ रहना कठिन है। सबसे पहले वो अभी भी कल आने के बारे में सोच रहा था। आज यहाँ अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात शहर के नेताओं से हुई। चाहे वो कोई भी हो जो पैसे का प्रबंधन कर सकता है और दूसरों के साथ व्यवहार कर सकता है, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है।
इसलिए वो हाउ सोच रहा है कि बाद में एक दूसरे से मिलने का दृश्य कैसे बनाया जाए। आखिरकार वो अभी एक दूसरे को नहीं जानता और जल्दी जल्दी दूसरे के कमरे में चला जाता है। ये बहुत अचानक है। इसी समय निजी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। तभी लोगों का एक समूह शराब का गिलास लेकर अंदर आया। जब ये जिचेंग ने आखिरी को देखा तो वो खड़ा हो गया। नेता, ये जिचेंग अनजाने में पुकारता है। मूल रूप से वो अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि क्या उसे टोस्ट करने के लिए नेता के निजी कमरे में जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप उनके नेता ने उनके निजी कमरे में आने की पहल की, जिससे ये जिचेंग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। पत्ती का गठन क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? ये जिचेंग को देखने के बाद आखिरी व्यक्ति यह कहते हुए आश्चर्यचकित हुआ कि उसे यहाँ अपने अधीनस्थों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शहर में नेता के सचिव के रूप में उसने नेता के कान में कुछ कहा। तब नेता ने सभी लोगों से कहा कि उसे यहाँ एक परिचित व्यक्ति मिला है जो टोस्ट बनाना चाहता है और वह नेता को टोस्ट देने के लिए कह सकता है। वो पहचान असामान्य होनी चाहिए। इसलिए ये चेन के नेता ने भी विनम्रतापूर्वक उसका अनुसरण किया। सौभाग्य से कई लोग एक साथ आ रहे हैं। प्रत्येक शहर के नेताओं ने इनकार नहीं किया। ये सिर्फ इतना है कि ये जिचेंग के नेता को अपने अधीनस्थों को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, जिस वस्तु को शहर के नेता टोस्ट करना चाहते हैं। और ये जिचेंग के बीच क्या संबंध है? मेरे सहपाठी और मैं पार्टी में है, ये जिचेंग ने घबराते हुए कहा कि हालांकि वो 1 साल से अधिक समय से शहर में काम कर रहा है, आखिरकार वो एक छोटा स्टाफ सदस्य है और शहर में नंबर 1 के साथ बात करने के अधिक अवसर नहीं है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वो थोड़ा घबराया हुआ है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो लोग अपने ही नेताओं से आगे हैं, उनकी हैसियत अपने ही नेताओं से ऊंची हो सकती है। पार्टी ये जिचेंग के नेताओं ने बड़बड़ाया कि यदि ऐसा है तो उपस्थित सभी लोगों को ये जिचेंग के सहपाठी होना चाहिए। शहर में वित्तीय शक्ति के प्रभारी नेता कैसे मिलाप कर सकते हैं? जब ये जिचेंग का नेता अभी भी सोच रहा था कि शहर का नेता किसके सामने टोस्ट का प्रस्ताव देने आ रहा है, तो नेता पहले से ही मुस्कुरा रहा था और उस व्यक्ति के पास चला गया जो उसके अधीनस्थ ये जिचेंग से ज्यादा दूर नहीं था। ये पता चला है कि बॉस हुआंग वास्तव में यहाँ है। अभी सचिव ने कहा कि उसने तुम्हें देखा है। मुझे लगा कि वो अंधा हो गया है, उस शहर के नेता ने मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान ने ये जिचेंग की आंखों को लगभग हिला ही नहीं दिया, क्योंकि इस शहर का जो नेता अपने सीरियस होने के लिए मशहूर है और प्यार की बात नहीं करता, उसके साथ इतने दिनों तक सिर्फ खाता पीता रहा और दूसरे पक्ष के चेहरे पर न जाने कितनी मुस्कुराहटें दिखी। लेकिन अब वो एक युवा व्यक्ति के प्रति एहसान से भरा हुआ है, जिससे ये जिचेंग का नेतृत्व और भी अधिक भ्रमित हो गया है। निर्देशक हुआंग फैंग ने भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और कहा, मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। हुआंग फैंग को यहाँ एक दूसरे को देखने की उम्मीद नहीं थी। वो और वर्तमान निर्देशक अभी अभी एक दूसरे को जानते हैं। सचिव झांग ने उनका परिचय कराया। आखिरकार हुआंग फैंग के अधिकांश वर्तमान उद्योग जियांगजू में है, जबकि वर्तमान निदेशक जियांगजू के वित्तीय मामलों के प्रभारी हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका परिचय हुआंग फैंग से हुआ। निदेशक के अलावा सचिव झांग ने कई लोगों को हुआंग फैंग से भी परिचित कराया, जिनमें से सभी जियांगजू में वास्तविक शक्ति व्यक्ति हैं। जाहिर है सचिव झांग को भी सचिव टैन ने ऐसा करने का निर्देश दिया था। सचिव टैन स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि जियांगजू में निवेश करते समय हुआंग फैंग को किसी भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े। ये कहा जा सकता है कि सचिव टैन ने अभी भी हुआंग फैंग को किंगजोऊ में रखने के कई तरीकों के बारे में सोचा। आपका स्वागत है। हुआंग फैंग का रवैया देखकर डायरेक्टर भी बहुत खुश हुए। सचिव झांग ने गुप्त रूप से उन्हें बताया कि सचिव टैन और सचिव क्यू के सामने हुआंग फैंग ही लाल व्यक्ति था। इसके अलावा उसके हाथ में बहुत सारा पैसा था और वो निवेश करने में व्यस्त था। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। यहाँ बॉस हुआंग से मिलना भी भाग्य है। मैं उन्हें टोस्ट देना चाहूंगा। निर्देशक ने कहा कि हुआंग फैंग के सामने उन्होंने कोई दिखावा करने की हिम्मत नहीं की और उनका रवैया बहुत विनम्र है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1156 ये जिचेंग की मदद करें। निर्देशक बहुत दयालु है। हुआंग फैंग भी खड़े हो गए और निर्देशक से कहा कि जब उन्हें चेहरा दिया गया तो वो हर समय शेल्फ को पकड़कर नहीं रख सकते थे। ने शराब पीना समाप्त करने के बाद चारों ओर देखा और कहा, बॉस हुआंग यहाँ एक पार्टी है? ठीक है, वे सभी कॉलेज के छात्र थे, हुआंग फैंग ने कहा। निर्देशक फिर से चारों ओर देखता है और इस समय हुआंग फैंग के आसपास के छात्र थोड़े घबराए हुए लगते हैं। आखिरकार वे निर्देशक के शरीर में उस आधिकारिकता को आसानी से महसूस कर सकते हैं जो समाज में प्रवेश करने के 2 साल से भी कम समय के बाद उन्हें थोड़ा कठोर और असहज महसूस कराता है। सौभाग्य से निर्देशक अधिक समय तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने समूह के पीछे ये जिचेंग के नेता को देखा। लाओ जियांग, अभी आपने कहा कि आपके अधीनस्थ यहाँ हैं? निर्देशक से पूछा। जब ये जिचेंग के नेता ने निर्देशक के शब्दों को सुना तो वह आगे बढ़े और कहा, हाँ, ये जिचेंग एक बहुत अच्छा युवक है। ये चेंगजी का नेतृत्व मूर्ख नहीं है। ये देखकर कि निर्देशक हुआंग फैंग के प्रति इतने विनम्र है, ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग की पहचान अलग है, लेकिन उनके अधीनस्थ वास्तव में हुआंग फैंग के सहपाठी हैं। उस समय उसे अपने अधीनस्थों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। निर्देशक ये चेंगजी को देखता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। हालांकि ये जिचेंग ये कहने की पहल करते हैं, निर्देशक अच्छे हैं। कुआ, निर्देशक मुस्कुराए और सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, वो हुआंग फैंग का सहपाठी भी था। इस तरह उसे यकीन था कि वो उसे एक अच्छा लड़का देगा। अपने नेताओं के साथ और अधिक सीखने से आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि नेतृत्व हमेशा से मेरा आदर्श रहा है, ये जिचेंग ने कहा। ये जिचेंग के नेता ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जाहिर है वो ये जिचेंग के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। फिर निर्देशक ने अपने पीछे के सभी लोगों को हुआंग फैंग से मिलवाया। जिचेंग के नेताओं को छोड़कर वे सभी शहर कैडर थे। इससे घटनास्थल पर मौजूद लोग और अधिक संयमित हो गए। यहाँ तक कि शाओबिंग की भी इस समय ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, हालांकि उसके पास कुछ पैसा था।